जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो उनका काम क्या कुछ है, उनकी ड्यूटीज़ क्या कुछ हैं। और कभी कभी तो मैं हैरान होती हूँ कि पता नहीं अल्लाह पाक ने हमें कैसे खल्क़ किया है। एक मिरेकल है ह्यूमन बॉडी पूरी ना, कैसे हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप पढ़ें, साइंस पढ़ें और अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो फिर आप यकीनन वही बोलेंगे कि फ़ाबी अला रबी क़ुमत क़ुत्सिबान, और तुम्हारे परवरदिगार की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे भाई। ऐसा ज़बरदस्त हमारे अंदर का सिस्टम है। लेकिन मैं आजकल लोगों में देख रही हूँ कि खैर लोग तो हमेशा से करते आए हैं कि आप अल्लाह पाक की दी हुई खूबसूरत से निज़ाम को हम बिगाड़ देते हैं। जॉइंट्स पेन, हम कितना सुनते हैं ना इनके बारे में। मतलब पहले होता था कि हाँ जी, बड़े बुज़ुर्ग कहते थे जी बेटा दर्दों का ज़ोर है, दर्दों का ज़ोर है। ये बड़े बुज़ुर्गों की एज पता कितनी होती थी? ये 70 से आगे की बता रही हूँ मैं आपकी बात, जो 70 क्रॉस कर जाते थे। ठीक है, अब वो वाला टाइम ही नहीं है भाई। अब आप यंग लड़के लड़कियों को देखें, वो कहते जी हमारे नीज़ में बहुत पेन है, मेरी बैक की बहुत पेन है, सर्वाइकल पेन है, ये गर्दन की, ये जो स्पेसिफिकली इसकी लोग इतनी तकलीफ़ की शिकायत करते हैं। हमारे पॉस्चर्स के 100 मसले मसाइल है भाई। जब हम इसी से निकलेंगे तो हमारी तकलीफ़ें ठीक कैसे होंगी। और अब जो जॉइंट पेन जो यंग लोगों को भी हो रहे हैं और ये इतनी ख़तरनाक हद तक तकलीफ़ दें हैं, आज इस हवाले से मैं अपने शो में बात करूँगी। वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। तो भाई आपके बहुत सारे जॉइंट्स के मसले मसाइल के हवाले से आज का हमारा शो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं हर एंगल से बात करूँगी कि अगर हम तिब में देखें तो तिब में कैसे उसका इलाज मुमकिन है, सर्जरी को देखें तो सर्जरी से कैसे, हिजामे के थ्रू कैसे। अब आप कहेंगे हिजामे से कैसे, तो भाई हिजामे से भी जॉइंट्स पेन का इलाज बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है। फिर होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, उस वाले से बात करेंगे। और साथ में आपको पता है कि अब तो मसाजेस जो हैं वो इतने डिफरेंट टाइप के मसाजेस अवेलेबल हैं। अच्छी इतनी ज़बरदस्त स्पास हमारे यहाँ पर पास मौजूद हैं कि अगर आप वहाँ पर भी जाएँ तो आपको बहुत हद तक अपनी तकलीफ़ का इलाज मिल जाता है। तो जो मेरे पैनलिस्ट उनको तारुफ कराते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन फरहान जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस, आपकी हमारी बहुत ही प्यारी बिल्कीस आप यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आज लुबना लाखानी भी मौजूद हैं जो कि CEO हैं जी रेन फ्री स्पा की। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हिजामा एक्सपर्ट फ़ारूक मुग़ल साहब, और हमारे साथ गालिब आगा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको शो में अपने खुशामदीद कहूँगी। और सबसे पहले तो विदाउट मच अडू मुझे ये बताएं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गलती करें कि जॉइंट्स में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं उसके। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पोस्चर की गलती, पोस्चर हमारा जो है वो उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ख़राब हो गया है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की बोन हेल्थ भी हम ख़राब कर रहे हैं। पोस्चर की वजह से सर्वाइकल और लंबर के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में बात भी की थी फुट टाइप की, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। आज फुट टाइप पे भी बात करेंगे हम गालिब। फुट टाइप एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके लिए हमें ना लोगों को समझाने के लिए डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स चाहिए होंगी ताकि लोग रिलेट कर सकें कि गलती हो कहाँ रही है और उसको अपने तौर पर जज कर सकें कि क्या चीज़ है वाकई जो गलत है और उसको वो जज करके उसको मैनेज कर सकें। अब मैं रिसर्च एक पढ़ रहा था, हम लोग नॉर्मली छोटे बच्चों जो होते हैं उन लोगों को हम बहुत सख्त जूते पहनाने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है फुट ख़राब करने की। बच्चों को खुले पाँव, नंगे पाँव घूमने दिया करें, उनको एडजस्ट होना चाहिए पाँव को, तलवे को। हम तो बच्चों को जूते बनाओ, उसको जूते बनाओ, उसको जूते बनाओ। उसकी वजह से उनके लिगामेंट्स खिंचते हैं और एक नई बीमारी या आप ये कह रहे हैं कि उनको घुटने पे प्रेशर की एक कैफियत में हम खुद मुब्तला कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ख़राब हो रहा होता है। हम बच्चे की जो बच्चा नया नया चलना शुरू करता है, चले अब जब बच्चा ना चलता फिर तो आप उसको फैशन करा लें, लेकिन जब बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसमें बच्चे ने जूता क्या पहना है वो इतना इतना इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ आगे चल के डिसाइड करेगी कि उसके घुटने ख़राब होंगे। वो लंबर का इशू, एक तो पोस्चर की ख़राबी है, किसी ख़राबी की वजह से मुब्तला हो रहा है कोई भी पेशेंट, बट हम कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जिसमें हम एज अ गिफ्ट ये चीज़ें दे रहे होते हैं अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को। हाय, आपको क्या लगता है फारूक साहब कि क्या गलती है हमारे लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से जो में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो गई हैं? असल में हमारी सबसे बड़ी गलती है अपने नबी की इत्तिबा न करना। अब अगर आप सुन्नत पर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है ये तो गलतियाँ हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो 24 आवर्स हमारे लिए वो बैलेंस्ड लाइफ है, चाहे उसकी साइंटिफिक लॉजिक हमारी समझ में आए या ना आए।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा वो नेचुरल चीज़ है और वो हमारी फितरत है। लिहाजा सबसे बड़ा मसला तो ये है। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आगा साहब ने भी कहा कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेकिन स्पेशली हम सुन्नत की इत्तिबा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें खैर होगी। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, मतलब आपके पास तो बहुत इससे बिगड़े हुए केसेस भी आते हैं जो ऑफ कोर्स जब सर्जरी की नौबत आ जाती है, क्या वजह है? देखिए, सर्जरी तो बहुत कम केसेस में रिक्वायर्ड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स होती हैं नॉन सर्जिकल तरीके से बहुत अच्छे से डील हो सकती हैं और आजकल बहुत लेटेस्ट किस्म की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप सर्वाइकल पेन और लंबर पेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो बेसिक्स प्रिवेंशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले उस चीज़ को पॉस्चर से ट्रीट किया जाए। जो हम आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का मिसयूज़ है, मैं मिसयूज़ ही कहूँगी, यूज़ तो एक लिमिटेड टाइम में होता है। मिस यूज़ जब आप नेक को बेंड करते हैं फॉरवर्ड तो आपका फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, प्रेशर आ रहा होता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसके लिगामेंट्स लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जब लूज होते हैं तो उधर से जो नर्व निकल रही है आजकल के दौर में हर एक के लूज ही होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। तो यही प्रॉब्लम है कि एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी से मोबाइल और लैपटॉप यूज़ ना करें। यू शुड टेक सम ब्रेक। जब भी आप वर्किंग करें 45 मिनट्स या 1 आवर से ज़्यादा एक टाइम पे वर्किंग ना करें। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लें, आप नेक की स्ट्रेचेस कर सकते हैं, उसके बाद रीस्टार्ट करें। ठीक है, बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए, बैक स्ट्रेट रख के बैठें, आई लेवल पे होना चाहिए कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर यू आर यूजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ ये है कि अच्छा, हम तो ब्रेक ले लें। ये जो टेढ़े हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे, इनको हम कैसे ब्रेक का मतलब वो नहीं, क्योंकि ये भी बच्चे या तो आईपैड पे लगे हुए हैं, खा रहे हैं तो साथ में नीचे देख रहे हैं, साथ उनको खिला रहे हैं, और ये उनका भी प्रॉब्लम posture बन हमारे गया अपनी है। फैमिलीज में भी हैं, सब चीज़ें हैं। बट ये कि हम जितना उसको लिमिट कर सकते हैं, यही उसका सोल्यूशन है कि आप टाइम बाउंड कर दें कि इतने आवर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लें, उसके बाद कुछ और एक्टिविटी करें, देन यू कैन डू इट अगेन। तो यही एक की पॉइंट है जिसको हम रख के आगे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि आपने आगे किस तरीके से करना है। और फिर बच्चों को भी पता होना चाहिए कि पोस्चर क्या ख़राब है क्या सही है। जब तक आप बताएंगे नहीं बच्चों क्या को नहीं पता चलेगा। आज हम जरा इस पे भी देखते हैं कि सही पोस्चर क्या है। मैं आपने सही होके बैठना ही हूँ, एग्जैक्टली ऐसे होके बैठा है, मेरा अपना पोस्चर ठीक नहीं, मैं आप लोगों को क्या नहीं, बताऊंगी। लेकिन इसमें भी एक मिस्टेक है, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। आपकी चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बैक सपोर्ट कर सकें और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। जो डाइनिंग चेयर होती है ना, हाँ, उसमें आप बैक पीछे सपोर्ट करते हैं और बैक स्ट्रेट रहती है। बस लेकिन शो में हम वो वाली नहीं रख सकते ना, मतलब 2 घंटे शो करना जब तक रिलैक्स नहीं होंगे। ये तो 1-2 घंटे का शो है, बट वैसे घर में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, कुछ लोग 6-6 घंटे वर्किंग करते हैं, तो अगर पोस्चर सही नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली उनके जॉइंट्स लूज हो जाएंगे स्पाइन के। स्पेशली मैं हम देखिए पोस्चर की बात करें तो मेरे बहुत सारे भाई जो दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, जिनकी 8-8 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है। अगर मैं आईटी की कंपनी से बात करूँ, जो मुसलसल पता नहीं कितनी देर बैठे होते हैं, उनको नहीं पता चल रहा होता उनके पोस्चर का। वो ज़्यादा शिकायत करते हैं कि उनकी यहाँ स्पेसिफिकली जो नेक के काफ़ी यहाँ पे जो मसल्स हैं, शोल्डर, उनको बहुत पेन होती है। मिल्की साहब, आपके नज़दीक क्या सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं ना। जब हम बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाना शुरू करते हैं, बच्चों को तो खुद ही बैठेंगे, सही है। हम क्या करते हैं कि 6 महीने का बच्चा या 4 महीने का बच्चा हो तो उसको ज़बरदस्ती बिठाना शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा, एक तो ये वाली कि आप कभी भी बच्चों पे ज़बरदस्ती ना करें कि ये 6 महीने का हो गया तो बैठ ही नहीं रहा है, तो और फिर या हम लोग वॉकर में डाल देते हैं। तो ये 2 बड़ी गलतियाँ हैं कि माँ बाप करते हैं। अच्छा, जहाँ तक उसका बताया कि मोबाइल बच्चों को दे देते हैं, मोबाइल हम देते हैं ना, हमने क्यों दिया मोबाइल? कि वो खाना खा ले इसलिए मोबाइल पकड़ा दिया, उसके बाद जान छुड़ाने के लिए। तो ये गलतियां भी माँ बाप की है। लेकिन जो आपने पहली वाली बात की, मैं जरा, बहुत सारे लोग वाकई कहते हैं कि बच्चों को बिठाना शुरू कर देते, फिर बच्चों की वॉकर आती, बच्चों को उसमें बिठाना शुरू कर देते हैं। ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। और स्कूल बैग्स, इतने भारी स्कूल बैग्स होते हैं, बच्चे लेकर चल रहे होते हैं, तो बच्चों में इसलिए भी लंबर सर्वाइकल का इश्यू आता है। ये लंबर सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल आपके ये मैं बहुत आसानी से बताती हूँ ताकि सब समझ जाए। मैं कहती देखिए, हमारी इमारत ना अल्लाह ताला ने कटोरे रखे हुए हैं, जैसे ना लंबर बड़े वाले, सर्वाइकल छोटे। अगर लंबर स्पाइन यानी कि अगर आपकी गर्दन के वो हुए ना, खराब हुए, तो आपकी कमर भी जाएगी। अगर कमर के खराब हुए, क्योंकि ये सब इमारत एक दूसरे पे खड़ी है, पहले बड़े फिर छोटे छोटे, मतलब कि ऊपर जाके छोटे। ये ना समझे कि सर्वाइकल आपको हुआ तो आपको लंबर स्पाइन का मसला नहीं होगा। ये मैंने देखा वाइस वर्सा होता है
अगर इधर हुआ तो फिर आपको हो गई होगा। होता है, कॉलर हमारे होता ही साथ होता मौजूद है जी, रुबीना अक्सर कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। 100%। वालेकुम अस्सलाम। जी रुबीना जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं सिलाई करती हूँ जी, और जी। मेरे शोल्डर के बीच में गर्दन से तकरीबन 1 नीचे बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे कि अब सिलाई में तो मतलब पीस टिका के नहीं बैठा जा सकता है, तो किस तरह से? सही बात। तो कहती मैं सिलाई करती हूँ, तो सिलाई में तो कहती मतलब पॉस्चर ठीक नहीं कर सकती। जरूरत है। और मुझे ये बताएं रुबीना जी, आप कितने अरसे से सिलाई कर रही हैं? मैं तकरीबन 25 साल से 25 3 से साल। 4 घंटे तकरीबन मेरा मामूल बैठने का रोज। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम जरा जान लेते हैं गालिब। मैं अभी एक तेल बनाना सिखाऊंगा, रेमेडी दूंगा एक तेल की। वो तेल इस वाले मसले में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब इनका कारोबार ही या ज़रिया माश ही ऐसा है जिसकी बिना पे हम बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लगा सकते कि आप ऐसा करें ऐसा ना करें। तो हम उसका वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि हाँ कोशिश ज़रूर कर लें कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि थोड़ा काम करके उसके बाद अपने आप को स्ट्रेच कर लें, बॉडी को, मसल्स को थोड़ा सा एक दोबारा अपने रूटीन में आने दें। उसके बाद 10-15 मिनट बाद वक्फे के बाद दोबारा जैसे इसमें ऑफिस मैं एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ कि अगर ये सिलाई करती हैं तो इन्हें चाहिए कि चेयर टेबल के साथ करें, ठीक है? जिसमें चेयर होनी चाहिए और वो चेयर ऐसी हो जिसमें बैक स्ट्रेट हो, तो जब आप थोड़ा सा वर्किंग करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके। और मशीन अगर आप नीचे रखते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको झुकना पड़ेगा। अगर आपकी मशीन आपके लेवल पर है तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसमें भी फिर यही है कि आप 1 आवर सिलाई करके 10-15 मिनट का ब्रेक लें, फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर लें। ये की पॉइंट्स हैं। उसके अलावा ये है कि अपना सर्वाइकल पिलो आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो उसमें एक कर्व गर्दन का होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा थिक पिलो यूज़ करें, जो कि एक बालिश इतना थिक हो, सॉफ्ट हो, सिंगल पिलो यूज़ करें। ये 2 चीज़ें आप कर सकती हैं। बाकी आप मसाज वगैरह, ऑयलिंग, ये सब कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपके नज़दीक क्या है लुबना, हम क्या गलती से कर रहे हैं? बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए, लेकिन इसमें जो 2 पॉइंट्स नहीं डिस्कस हुए वो है न्यूट्रिशन, यानी कि हम क्या खाते पीते हैं, और दूसरा है कि एक्सरसाइज, ठीक है? क्योंकि ये 2 बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इन पे ज़रा तवज्जो दें। तो फॉर एग्जांपल आजकल वही है कि हमारी डाइट कैसी हो चुकी है। हम मतलब कि एशियंस वैसे ही विटामिन डी में लो होते हैं, जो कि बोन डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आप न्यूट्रिशन को देख लें। अगर मैं अब अपने मेरे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि आप विटामिन डी के ड्रॉप्स लें तो वो यही कहते हैं कि या तो हम अपने न्यूट्रिशन से पूरा करें, मेरे एक बेटा है वो कहेगा नहीं मैं अपने न्यूट्रिशन से पूरा करूँगा, मैं धूप में बैठूँगा। लेकिन जो ये नहीं कर सकता है तो फिर वो और मजे की बात है लोगों को पता भी नहीं कि धूप में बैठने का टाइम भी कौन सा धूप में बैठने का टाइम बिल्कुल मॉर्निंग में, ठीक है? तो और दूसरा है एक्सरसाइज। बहुत बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज किसी फॉर्म में तो उसको डालें हैं। मतलब कि पोस्चर भी आपका इम्प्रूव हो जाता है एक्सरसाइज से। मैंने ये डिफरेंस देखा है लोगों में कि जब वो एक्सरसाइज से पहले जिस तरह होते हैं और एक्सरसाइज के बाद जिस तरह वो अपने आप को कैरी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो पेन्स होते हैं और एक्स होते हैं वो एक्सरसाइज से बेहतर हो जाते हैं, ऑफ कोर्स। एंड देन इन दी एंड जो मेरा लाइन ऑफ इंटरेस्ट है कि आप मसाज, थेरेप्यूटिक मसाजेस, रिकवरी मसाजेस, स्पेशली जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं या एक्सरसाइज रिलेटेड इंजरीज़ होती हैं, उनके लिए मसाजेस हैं। या ओवरऑल एक बॉडी आपकी अगर थकी हुई है, टायर्ड है, आप ना कि उसको उसी तरह लेके चलते रहें, डू समथिंग अबाउट इट, उसको वहीं पर कुछ उसको तवज्जो दे दें। हम बहुत इग्नोर करते हैं अपनी बॉडीज़ को। मुझे लगता है कि हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। बैक में हल्का सा पेन है, इग्नोर करें, चलते रहें जब तक कि वो वहाँ ना पहुँच जाए, जब तक वो टूटने वाली ना हो जाए और आपके अब या अल्लाह मेरी जान हम डायरेक्टली इनके पास जाएं। इससे पहले कि मैं कहती हूँ कि उनसे पहले आप मैं अपने बच्चों तक को ये बताती हूँ कि अपनी बॉडी से इन ट्यून रहो। क्या कह रही है तुम्हारी बॉडी तुम्हें? वो तुम्हें इशारे दे रही है। सब बता रही होती बेचारी कि बात सुनो मैं थक गई। और देखिए भाई, विटामिन डी की अगर आपको डिफिशिएंसी हो और आप जिम में जाके टका की कसरत कर रहे हो, टका की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, आप अपनी बॉडी को और एग्जॉस्ट कर देंगे। तो वैसे ना मुझे पता है और आई एम श्योर जो मुझे देख रहे हैं ना, आपको भी नहीं पता होगा कि आपका विटामिन डी का क्या सही भी है, जो उसका लेवल होना चाहिए वो है। एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्लम नहीं सही होगा cause Asians तो जी ये चेक करवाएं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है रियाज खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, कैसे आप? ठीक हैं?
अल्लाह का शुक्र है मैम। बात यह है कि मुझे 2 प्रॉब्लम्स हैं कि मैं अपना स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक है, फरियाद जिम खाना हमारा क्लब है, तो वहाँ मैं एक दिन बैटिंग कर रहा था तो मुझे गुस्सा सा आया, तो मैंने गुस्से में जो है विकेट को बैट मार दिया। जब बैट मारा तो ये कोई 4-5 साल पुरानी बात है। वो मारने के साथ ही मेरे जो राइट हैंड का शोल्डर है ना, ये बिल्कुल मैं उसी टाइम जमीन पे गिर गया। ये शोल्डर में इतना जबरदस्त दर्द आया कि वो दर्द मतलब मैंने जिंदगी में ऐसा दर्द फील नहीं किया, और मैं लेट गया वहां पे। कोई 15-20 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसके बाद जो है अब जो मैं अपने कहते हैं वो गलती मेरी आज तक मुझे पछतावा है कि मैंने वो गलती कर दी। अब मैं थ्रो नहीं कर पाता, मतलब मैं जो बाउंड्री से थ्रो मारता था सीधा विकेट कीपर के पास आती थी, अब मैं थ्रो नहीं कर सकता। सेकंडली है कि अब मैं जब बैटिंग करता हूँ तो मेरे जो घुटने हैं ना, घुटनों में उस टाइम तो पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं मैच वगैरह खेल लेता हूँ उसके बाद यकीन करें कि मैं बैठ के नमाज पढ़नी पड़ती है मुझे। और उस टाइम तो मैं मुझे रफ्तार बड़ी तेज होती है मेरी, अल्लाह का शुक्र है कि 3-3, 4-4 रन भी मैं भाग के लेता हूँ। लेकिन जब मैच वगैरह खत्म हो जाते हैं, फिर मैं शाम को जब अपने घर आता हूँ, या मगरिब की नमाज, असर की नमाज, ईशा की नमाज, तो अक्सर मैं फिर बैठ के पढ़ता हूँ, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता। ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दें, क्योंकि मैं ये घुटनों की वजह से और शोल्डर की वजह से ये मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। सही। आप अच्छा, आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। आपको क्या लगता है इनसे क्या गलती हुई? ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने जो विकेट्स को जो बला मारा है उसके बाद बेसिकली इन्होंने जो हिट किया है, इनके कुछ लिगामेंट्स डैमेज हुए हैं, राइट। शोल्डर के कुछ लिगामेंट्स, एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स होते हैं, क्योंकि शोल्डर एक बिल्कुल ऐसा जॉइंट है जिसमें आप पूरी 360 डिग्री मूवमेंट कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट टिश्यू पे ही बेस होता है। इसमें जॉइंट्स की मोबिलिटी के बाद उस सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी आती है वो लिगामेंट से आती है। अगर आपके लिगामेंट्स डैमेज हुए हैं तो डेफिनेटली वो आपको पेन करेंगे, और लिगामेंट्स रिपेयर होने का एक टाइम पीरियड होता है कि 6 वीक्स या 8 वीक्स में अगर रिपेयर हो जाता है इटसेल्फ तो वो ठीक है, अगर नहीं होता देन यू हैव टू गो टू द ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। मेरे ख्याल से मैं इनसे पूछना चाहिए था कि कितना टाइम हो गया, कि क्या वो काफ़ी अर्सा पुरानी बात बता रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके कुछ लिगामेंट्स डैमेज हैं, लेकिन ये रिपेयरेबल चीज़ है, और इसको अगर आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से डिस्कस करें तो लिगामेंट्स को रिपेयर भी किया जाता है, और उसमें फिर MRI वगैरह करवा के हम डैमेज का असेसमेंट भी कर सकते हैं कि क्या डैमेज है, उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। एक एंड पे सर्जरी है, दूसरे एंड पे रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं, PRP, स्टेम सेल्स, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो लिगामेंट्स रिपेयर में काफ़ी अच्छे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर बोन इंजरी नहीं है, अगर आपके कोई मेजर डैमेज नहीं है जिसको सर्जरी की नीड है, तो फिर नॉन सर्जिकल चीज़ों से भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इनको मिल सकता है। और जहाँ तक ये नी पेन की बता रहे हैं, मोस्ट लाइकली इनको या तो नी में उसी वक्त इंजरी हुई है या इनको बैक से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बैक अगर गिरे हैं, गिरने की वजह से बैक में भी डैमेज होता है, उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, तो उसकी वजह से नी में प्रॉब्लम आ सकती है। बट दिस इज क्यूरेबल, डेफिनेटली क्यूरेबल है। जब ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं इसका मतलब डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है। जब वो ज़्यादा कर लेते हैं उसके बाद उनको पेन होता है, दैट मीन्स ही इज़ डूइंग हिज रूटीन थिंग्स, लेकिन उसको और इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो उसमें हम इनको ट्रीटमेंट वाइज भी बता सकते हैं, पॉस्चर रिलेटेड भी चीज़ें गाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, स्पोर्ट्स कितने करें कि अपनी लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करें। एक होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में ये होता है कि आप जितना ईजिली काम कर सकते हैं वो करें। जब आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करे कि आपको पेन हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप देयर। ठीक है, उसके बाद आप रिहैबिलिटेशन करें अपने मसल्स। या वो वाली बात नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाली बिल्कुल भी ना कीजिएगा। वो दर्द हो रहा होता, वही बात दर्द जो है ना वो आपको अस्पताल में कि हम समझते हैं कि जो बोन ब्रेक होता है ना उसी को एक रिकवरी पीरियड चाहिए, उसी को क्योर चाहिए, लेकिन लिगामेंट टेयरिंग समटाइम्स बोन से भी ज़्यादा बुरा है। यानी कि लिगामेंट जब टेयर होता है तो बोन से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको हील करने में। तो अगर उसको सही अटेंशन नहीं मिला है तो वो हील नहीं किया होगा। सो एक्चुअली इनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है कि लिगामेंट टेयर भी बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। डॉक्टर बिल्किस। अच्छा देखिए, मैं एक वाकया भी सुना देती। मेरी एक दोस्त थी, तो उनके हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई होती थी, तो मैं हमेशा उसको बोलती तुम आर्मी का घर पे रखा करो। तो एक दिन रोते रोते मुझे फ़ोन किया कि मेरी बहुत लड़ाई हुई है, तुम फ़ौरन आर्नी का पहुंचाओ। अब तो वो आर्नी का भी नहीं है, वो 1 घंटे में आ जाएगा। मैं मिसाल दे रही हूँ, आर्नी का बहुत अच्छी दवा है। अच्छा वैसे सॉरी वो बात थोड़ा हट के हो जाएगी, क्या वो मारते थे क्या दोस्त को जो आपने बोला कि रखा? हाँ, मतलब दोनों ही काफ़ी
ऐसे थे ना, तो मैं कहती थी भाई तुम आर्निका घर पे रखा करो, चोट लग जाए तो आर्निका तुम्हारे हेल्प करेगा। आर्निका कौन सी पोटेंसी? आर्निका जब भी मतलब इस तरह की चोट लगती है तो 1 ml में एक डोज का मतलब होता है 5 कतरे। ये कर सकते हैं मुस्तकिल बेसिस पे, उसको मुस्तकिल बेसिस पे रिपीट कर सकते हैं। वंस आर्निका आपने लेना है 5 ड्रॉप्स, तो आपकी बॉडी को जो ट्रॉमा होता है ना उसको सही करने तो में जैसे गालिब ने जैसे बड़े पूरे सवाल पूछे ना कितना रिपीट कर सकते गालिब, मुझे शक अच्छा होने लग गया। दूसरा मुझे था कि लोग कुछ लोग क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैंने इसलिए नहीं, मैं clarification पूरा किया। क्लियर करी थी। आर्निका बहुत अच्छी दवा है, आप उसको ले सकते हैं, बल्कि सर्जरी से पहले जाने से पहले भी आप आर्निका ले सकते हैं। कि आप सर्जरी पे जा रहे हो तो भी आप आर्निका 1 ml 5 ड्रॉप्स। अच्छा, दूसरा ये है कि हम नेचुरोपैथी में क्या होता है कि देखिए आपको भी याद होगा, सबको ही याद होगा, जब भी चोट लगती थी फिटकरी वाला दूध दिया जाता था। जैसे वो लेगामेंट टेर जो आ जाता है लेगामेंट में, उसको क्योर करने में आपकी मदद करता है। जैसे एक कप दूध अच्छा, फिटकरी कौन सा, यहाँ थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसको हम सही कर लेते हैं। आपने फिटकरी पहले खेल करना है, यानी इसको फुला लेना है, उसको तवे पे उसका पानी को खुश्क कर लेना, पाउडर बना के अपने किचन में रख लें। तो उसमें से कितना आपने लेना है, जैसे आपने एक माश की दाल के बराबर, यानी कि इतनी छोटी सी मिल्क में आपने मिलाया 1 कप में गर्म दूध में आप दे दीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा सलाजीत, सलाजीत भी जो है ना माश की दाल के बराबर। अगर आपको बहुत चोट लगी है, आप मतलब कि इवन के कुछ लोगों का होता है ना जिसे गोश्त भी फट जाता है, उनके लिए भी बेहतरीन है कि सलाजीत। अच्छा, और दूसरा जैसे भाई कह रहे थे कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, आता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, तो हमारे नेचुरोपैथी में टेसू के फूल, अजवाइन, फिटकरी, नमक, इसकी पोटली बना के सब थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। पोटली बना के पहले आप टब में रखिए, खौलता गर्म पानी डालिए, वो पानी पीला सा हो जाएगा, उसमें आप अपनी पूरी बॉडी को जैसे रिलैक्स करें। अच्छा, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि ये अगर मैं तो कहती हूँ हमारी ख़वातीन जो घर के काम करके थक जाती है, जैसे एक बहन का फ़ोन आया था कि मैं सिलाई करती हूँ, ये उनके लिए भी ये मसल रिलैक्सेंट है। चले, अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आपकी कॉल्स मज़ीद शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे बिल्किस आपा ने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा था कि जी जो हम जॉइंट्स का, हमें पोस्चर के मसले के बारे से बात कर रहे थे, ये सिर्फ बड़ों में नहीं है, ये बच्चों को भी जब हम वक्त से पहले बिठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से मसला शुरू हो जाता है। अच्छा, वो तो पोस्चर का इशू हो गया ना, लेकिन जो हम खा रहे हैं उससे भी एक बहुत बड़ा संगीन मसला हम पैदा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अब आप देखिए ना, हम अपने बच्चों को जो अभी ग़िज़ाएँ दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि जब वो आगे जाके बड़े होंगे, फिर उसके बाद जब बूढ़े होंगे तो वो ग़िज़ाएँ उनको कहीं काम दें? ये जो आजकल बच्चों के लंच बॉक्स में जब उनको चीज़ें बना के दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारे जंक फूड पसंद करते हैं, तो बिल्किस साहबा क्या वो जो लंच बॉक्स में उनको चीज़ें दी जा रही हैं वो हेल्दी हैं? देखिए, अगर माँ घर पे बना के दे रही है तो हेल्दी है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है वो चीज़ें जो अल्लाह ने नहीं बनाई, इंसान ने बनाई। हाँ, बहुत आसान है, प्रोसेस सारी चीज़। हाँ, आप प्रोसेस चीज़ें ना दें। आप देखिए, हम टोमेटो केचप अगर घर में बना लेते तो कोई मसला नहीं है, उसमें से अगर उसका बीज और उसका छिलका निकाल लेते हैं तो आप घर में बना के हर चीज़ दे सकते हैं जो बच्चे को पसंद हो। लेकिन देखिए, अल्लाह गफूर रहीम में 5 मेजर ग्रुप्स दिए हैं ना, हम वो खिलाते ही नहीं बच्चे को। बच्चे का टेस्ट बड डेवलप करना माओं का काम है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप चले, हमने नहीं खाया, देखिए बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको कहती हूँ आप देसी घी बच्चों को दे, वो कहती वो आती है फौरन। मैं कहती हूँ जब आप ऐसा करेंगी तो आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे? पता नहीं और कौन सा देसी घी लेते हैं जिसमें से बदबू आती है, देसी घी की खुशबू आती है, खुशबू है उसमें। मतलब देखिए, हर एक का अपना वो है ना कि उनको देसी घी नहीं अच्छा लगता, मक्खन नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी अब की जो माएँ हैं वो उनको अब इतना अवेयरनेस हो गए, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को मक्खन भी देते हैं, देसी घी भी देते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक उसकी तरफ बैक टू द रूट्स हो गए अपना। अब क्योंकि फैशन में भी है ना मसला, ये भी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है आपके लिए, आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने ये पूछना है कि मुझे ना आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है, ठीक है। तो
मुझे तकरीबन 4 साल से ये मसला हो रहा है। मैं यहाँ पे लाहौर रूमेटोलॉजिस्ट हैं एक, उनके पास जा रही हूँ 4 साल से। तो मुझे स्टेरॉइड्स दे रहे हैं अच्छा मुसलसल ना, जब स्वेलिंग खत्म हो जाती है फिर वो छुड़वा देते हैं, जब दोबारा से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है फिर से वो स्टेरॉइड शुरू करवा देते हैं। तो मैंने ये पूछना है कि स्टेरॉइड के अलावा इसकी कोई मेडिसिन नहीं है? अच्छा ठीक क्योंकि है। मुझे आप सी सेक्शन के बाद हुआ था, मेरी बेटी नहीं, हुई अर्थराइटिस कौन सा है? रियोमेटाइड अर्थराइटिस है जिसमें जोड़ आपके सूज जाते हैं और हड्डियां थोड़ी टेढ़ी हो रही हैं, वो वाली की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल जी मेरे बिल्कुल। सिर्फ हाथों और पाँव में ये मसला है। हाँ, मतलब, ये हाँ। इन्फ्लेमेशन पहले आती ही छोटे जोड़ों में है ना, हाँ, इसका वो कह रही हमला। बच्चे की डिलीवरी के बाद से उनका मसला हुआ। ठीक है आयशा, आप हमारा शो देखते रहे, हम आपको हर पर्सपेक्टिव से ना इसका इलाज बताने की कोशिश करते हैं। पहले अगर मैं फारूक साहब आपसे शुरू करूँ। जी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये हिजामा करवाएं। इसके वीकली सेशंस होंगे 8-10। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो ये तकरीबन कोई 15 से 20-22 सेशंस भी ले सकता है। कोई अच्छा एक्सपर्ट हो और उससे हिजामा करवाएं, ये ठीक हो जाता है, कोई इशू नहीं। अगर फ्रेम टेढ़ा भी हो ना, बिल्कुल टेढ़ा हो जाए यूँ, ये भी सीधा हो जाता है। हिजामा से ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई अच्छा, जहाँ से भी हैं या जिस शहर से भी हैं, वहाँ अच्छा एक्सपर्ट देख के हिजामा करवाएं। ओके ठीक है। ये तो शेखुपुरा से उनकी कॉल भी थी। अच्छा आप गालिब, अच्छा, इसमें हम लोगों के यहाँ हिकमत में हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म का अर्थराइटिस हो, एक तो हड्डियों की तकवीत के लिए दवा देनी है, लेकिन उसके साथ साथ एंटी टॉक्सिन, जो टॉक्सिन्स को प्रॉपर तौर पे रिलीज़ करे, बॉडी से फ्लश आउट करे, जिसकी वजह से बार बार सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो टॉक्सिन्स की दवा अगर रेगुलर बेसिस पे दी जाए और हड्डियों की तकवीत की दवा दी जाए तो फिर इसका इलाज मुमकिन है। इट कैन टेक अप टू 8 to 10 months, बट ये क्योरेबल है और बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा। अच्छा देखिए, जहाँ तक मैंने इनकी बात सुनी, इन्होंने एक बात ये कही कि इनको डिलीवरी के बाद से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो मोस्ट लाइकली इनको रोमेटाइड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए। रोमेटाइड के 2 स्पेसिफिक, एक तो जनरल टेस्ट होता है RA फैक्टर, वो करवाएं, और उसके अलावा एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है NTCCP एंटीबॉडी। अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं देन यू हैव कंफर्मेशन कि आपको रोमेटाइड है। अदरवाइज जिस तरह वो बता रही है कि सिर्फ हाथों में और पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो सर्जरी के बाद जिनकी डिलीवरी C सेक्शन से होती है उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, जिससे सर्वाइकल पेन, लंबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। किसी भी किस्म की कोई सर्जरी हुई हो, कोई गिरा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उससे स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है। उससे फिर स्पाइन की नर्व, सर्वाइकल स्पाइन की नर्व्स पे, लंबर स्पाइन की नर्व्स पे प्रेशर आता है। उससे फिर आपको हाथों में और पैरों में पेन आ सकता है। तो मोस्ट लाइकली इनकी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक तो इनकी डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए। अननेसेसरी स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए। अगर इनको रोमेटाइड नहीं है तो देयर इज़ नो नीड कि इनको स्टेरॉइड दिए जाएँ। वो तो बड़ा खौफनाक हो जाएगा। बिल्कुल साहब। अच्छा देखिए, अगर आपको कोई भी किस्म का अर्थराइटिस है ना, रियोमेटाइड अर्थराइटिस जिसमें इम्यून डिसऑर्डर है, उसमें आपकी इन्फ्लेमेशन आती है, आपके छोटे जोड़ पहले मुतासर होते हैं, शदीद दर्द करते हैं, जुड़ते नहीं, हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं। इसकी होम्योपैथिक में भी मेडिसिन होती है, इसकी हर्बल में भी होती हैं। आज जो मैं एक दर्द के लिए बता रही हूँ ना, ये आप भी इस्तेमाल करें, और अपना जो आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो आपका डॉक्टर ही टेपर करेगा। कभी भी ये ना करें कि आप कोई भी रेमेडी स्टार्ट करें और फ़ौरन अपने स्टेरॉइड्स छोड़ दें। तो ये आप अपनी बॉडी के साथ, अपने आप के साथ आप जो है ना अच्छा नहीं करेंगी। अच्छा, एक आपने मिल्क पीना स्टार्ट करना, मैं सबके लिए बता रही हूँ जिनको भी शदीद तरीन दर्द होता है, ऐसा दर्द है कि डायग्नोसिस पर नहीं आ रहा, चाहे लूपस ही क्यों ना हो। और गालिब ने बिल्कुल सही कहा, हम जब नेचुरोपैथी में जब भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम आपकी लीवर और आपकी किडनी को डिटॉक्स करते हैं। तो लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए एक बेज़रर से चीज़ है जो हर ठेले पे अब आपको मिलने लगेगी, वो है भुट्टे के बाल, जिसको ज़ाफ़रान करके बेचते हैं, कलर करके, एसेंस करके उसको ज़ाफ़रान करके बेचते हैं, और वो लोग दूध में डाल के, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, भले भी भले। तो वो जो है भुट्टे के बाल आपने लेना है 1 मुट्ठी, कुल्लत्ती की दाल, कुल्लत्ती की दाल लेना है आपने 2 चम्मच। इसको आप 2 लीटर पानी में इतना पकाएं कि ये आधा लीटर रह जाए। अब भुट्टे के बाल तो आप डिस्कार्ड कर दें, कुल्लत्ती की दाल कोई बात नहीं इसमें है, ये आप जो है पूरे दिन में सिप पीजिए। ये है आपका लीवर और किडनी डिटॉक्स। जब आपका किडनी का ट्रॉमा कम होगा, उस डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएगा, तो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन निकलेगी।
ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा जैसे इन्फ्लेम्ड है और दर्द हो रहा है ना, घर ही किचन की एक चीज़ बता देती हूँ, वो है मिर्चें। अच्छा, ताज़ी मिर्चें आप लें और तिल का तेल ले लें, 1 कप तिल का तेल और 3 से 4 मिर्चें ले लें, उसको आप चॉप करें, तेल को गरम करें, मिर्चों को आप डाल दीजिए, सही है। और फिर लेकिन वो कटी हुई जगह पे नहीं लगाना आपने, फिर बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस आपने बताया था, कट लगा हुआ उस पर नहीं लगाना। यकीन करें ये कैप्सिकम ऑयल बन जाता है। और आप शिमला मिर्च से भी कर सकते हैं, कोई भी मिर्चों से आप इसको तेल को बना सकते हैं। बस आपने क्या करना, वो जो है ना हल्की आंच पे पकाएं कि इन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन आपके जो है मिर्चें जो है वो जलनी नहीं चाहिए, इन्फ्यूज्ड करें आप, उसको छान लें। आपकी दर्द दवा बन गई एक्सटर्नल लगाने के लिए। आप ऐसे जहाँ सूजन होती है ना, जो आपके जोड़ सूज जाते हैं, आप उसके गिर्द लगा के बैंडेज बांध दें, आपको इंशाल्लाह वक्ती तौर पर सही लेकिन आराम मिलेगा। सही। अब ये बनाए इससे पहले कि आप ये दूध बनाएं, मैं मियाँ वाली से भी कॉलर है, उनसे बात भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी तसव्वुर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ ज़्यादातर। ये वो जो है ना मजदूरी, सीमेंट, तगारी, ईंटों का काम, एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के आना जाना, तो टखनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सुबह उठ के चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद जो है ना नमाज में अत्तहियात पे जो बंदा बैठता है तो उसकी वजह से भी बंदा नहीं बैठ सकता। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया तसव्वुर भाई आपका। अच्छा, ये भी है हमारे जो वो भाई जो स्पेसिफिक उनकी फ़िज़िकल जो है वो मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो उनको वाकई जो टखनों की इशू को बता रहे हैं, बहुत सारे बंदों को देखा हमने। अच्छा देखिए, टखनों में कभी कभी लिगामेंट्स का इशू भी आ जाता है, जो कि ज़्यादा वजन उठाने की वजह से हो रहा होता है। तो अगर ऐसा केस है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डायग्नोसिस के बगैर पॉसिबल नहीं होती। पॉसिबिलिटी है यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है लिगामेंट्स का इशू है, पॉसिबिलिटी है खुदा न खास्ता कोई हड्डी का इशू भी हो रहा हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे होते हैं, और ऐसे भाई हमारे जो ये काम कर रहे होते हैं ना, उनके फुटवेयर इतना अच्छा होता है, और जो ज़मीन जिस पे ये काम कर रहे होते हैं वो बहुत अनबैलेंस्ड होती है, कहीं पत्थर, कहीं कंकरियाँ और सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से कोई लिगामेंट भी डैमेज हो सकता है और हड्डी पे भी प्रेशर आ सकता है। तो विदाउट डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। बट अभी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि मैं एक तेल बनाना सिखाऊंगा, वो लिगामेंट्स की थोड़ी सी तकवीत के लिए भी बेहतर है, इसके साथ साथ जो पेन होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देगा। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है सेकंड थेरेपी के लिए, बट डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल साहब, हम दूध भी बनाते हैं आपको। जी ठीक है, आपने क्या करना है, मिल्क लेना है, एक जैसे आपने 1 कप लिया, आप इसमें 1 कप पानी भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने धनिया, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इतना ज़बरदस्त फास्ट करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है तो आपके पेन मैनेज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आपने 1 मुट्ठी या 25 से 30 धनिया के पत्ते आप इसमें डाल दीजिए। अच्छा, ये जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे ना, वो भी शिकायत करते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आराम से आप ये उनको भी पिला सकते हैं। बड़े भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए, इसको इतना पकाए कि दोबारा ये 1 कप दूध की शक्ल में रह जाए। चाहे तो आप छान लीजिए, मिल्क आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये आप जो है उन लोगों को दें जो हर वक्त दर्द से, बुज़ुर्ग भी परेशान रहते हैं, और मेरे पास लिटरली मदिया ऐसे बुज़ुर्ग आते हैं जो रो रहे होते हैं, और आप यकीन करें ये मैं उनको बताती हूँ, फिर वो मुझे जब सेकंड टाइम आते हैं विद मेडिसिन, तो वो मुझे दुआएं दे रहे होते हैं। तो जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उसको बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। और मेरे भाई के लिए जो कह रहे हैं कि सुबह उठता हूँ तो मुझे पता है स्टिफनेस होती है, पेन होता है, यूरिक एसिड भी मसला हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हर्बोलॉजी में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है हर्मल। हर्मल के बीज, ये देखिए इतना सा लेना है आपने, इसको जो है ना आप मिल्क के साथ ले लें, अगर नहीं ले सकते तो आप जैसे कोकोनट मिल जाता है, सही है, उसके साथ आप ले लें, या भुने चने। भुने चने होते हैं ना, प्रोटीन का ख़जाना होता है, आप उनके साथ सिर्फ एक ही ले लीजिए तो इंशाल्लाह पेन मैनेज हो जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ लोग होते हैं एक दवा है उसको टॉफ़ी चॉकलेट की तरह खा रहे होते हैं, हाँ। ठीक है, तो आप समझ लें कि उसका ये जितने अरसे के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती है ना, उतने अरसे के लिए खानी। अच्छा, इस दूध में हमने हरा धनिया डाला था जी, बस हरा धनिया, सिर्फ हरा धनिया, 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसको इतना पकाया है कि वो जो पानी जो है वो एवोपरेट हो गया, ख़त्म हो गया, आपका धनिया का इन्फ्यूजन मिल्क में हो गया।
आप ये वाला जो मिल्क है फिर ये आप पिलाएं उनको जिनको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है, ख़ास कर वो लोग जो सुबह उठ के अपना एड़ी जो है नीचे नहीं रख सकते। वो कहते कि पता नहीं ऐसा पीसफुल नींद नहीं होती, सुबह उठ के बिल्कुल बॉडी स्टफ हो जाती। अच्छा बताइए, नीम गर्म पीना है, हम इसको ठंडा पी सकते हैं? नीम गरम बेहतर है, लेकिन चले आप ठंडा पी लीजिए, लेकिन नीम गरम ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं लाहौर से, आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आयशा आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो, चलें ठीक है। अच्छा बिल्कुल साहब, हम दूसरी चीज़ अच्छा दूसरी चीज़, आप एक दर्द दवा बना के रखें, दर्दों की दवा घर पर। अजगन नागौरी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। अच्छा, आप दवा बनाना, आजकल जो ना सावन का मौसम है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप इनको रोस्ट कर लें हल्का सा। जैसे 50 ग्राम आपने लिया अजगन नागौरी, सौंठ आपने लिया 5 ग्राम। सौंठ डालने का मकसद ये है कि ये आपकी बॉडी में जज्ब अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, और 5 ग्राम आपने लिए हरमल के बीज, ठीक है। और 5 ग्राम आपने सौंफ लिए, क्योंकि सौंफ आदित्य पे अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो या निज़ाम हज़म का कोई मसला हो तो उसकी वजह से डाल दीजिए। अब इसको हल्का सा रोस्ट कीजिए, रोस्ट करके बाद ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप जो है इसमें से 1 टीस्पून, पहले जब आप कोई भी हर्बल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो 1 टीस्पून आप ले लीजिए। विथ मिल्क लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। रात को सोने से पहले लीजिए, पीसफुल नींद भी आएगी। इसमें जो चीज़ें यूज़ की ना, अजगन नागौरी जो है ये आपके लिए ब्रेन टॉनिक भी है, ब्रेन के साथ आपके मसल्स के लिए भी बहुत अच्छे। अगर देखें ये हमारे जैसे पाकिस्तानी जिनसिंग है, जब इसकी रूट हम निकालते हैं ना तो बिल्कुल इंसानी शक्ल का बना हुआ होता है। तो ये आपके सर से लेके पाँव तक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से भी जिनका सर्वाइकल हो जाता है ना, कुछ लोग बहुत सोचते हैं ना, उनको भी सर्वाइकल का इशू होता है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, और बच्चों के लिए आप पूछ रही थी, तो बच्चों को तिल देने की आदत डालें। जैसे हम कुछ उनकी रोटी बनाते, कुछ भी करते, उसमें तिल ऐड कर दें। उसमें आप तिल ऐड ज़रूर कर दें। तिल का वैसे जायका भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे खा भी लेंगे। अच्छा, अब हम बहुत कैल्शियम खाते, विटामिन D3 सब ले रहे होते, मगर फिर भी हमें फ़र्क नहीं आ रहा होता। वजह क्योंकि विटामिन K2 की कमी होती है। अब देखिए, अब तो जितनी भी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उसमें विटामिन K2 मौजूद होता है, ताकि वो जज्ब आपके हड्डियों में हो। अगर ऐसा नहीं है, आप कोई भी हर्बल रेमेडी भी करते तो कद्दू के बीज आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जिंक और विटामिन K2 का ख़जाना है। उसके साथ आपने पालक का इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे अगर अपने ग़िज़ा में ये चीज़ें ऐड कर ली, हरे पत्तों वाली सब्जियां सब बहुत बेहतरीन होती हैं। ये किन को मना है वो मैं बता देती हूँ। हाँ, ये कैंसर की एक टाइप होती है जिसमें विटामिन K2 खाना मना होता है, उसमें नहीं खाना। या पालक आप खा रहे हैं, ये कौन से कैंसर की टाइप होती है? कैंसर, स्किन कैंसर का कुछ होता है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो K2 जो है ना फिर उनको खाना मना होता है। तो इस वजह से साफ डॉक्टर कह देते हैं कि आपको विटामिन K2 नहीं खाना, तो उसमें आपको मना है। उसके अलावा जो भी ये खाएगा वो K2 का पहाड़ चढ़ जाएगा। तो इतना ये अच्छी चीज़ है कि आप अपनी अद्वियात के साथ ना 1 मुट्ठी लाजमी लिया करें। 1 मुट्ठी नहीं तो 1 चम्मच लिया करें, ताकि चबा के लें, ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम ना जाए, आपकी हड्डियों का जो है ना। बल्कि साहब इसको कैसे लें? इसको चबा के लें, कैसे खाएं इसको? या फिर हम उसका सफूफ टाइप बना लें? नहीं, चबा लें तो देखिए, पुराने ज़मानों में ऐसा होता था कि आपके घर में जब सर्दियाँ आती थी तो सब जैसा मटर और ये सारी चीज़ें जो है ना, पहले कभी भी किसी का भी बीज फेंका नहीं जाता था, सारे जो है ना टेरेस में सुखा रहे होते थे। उसके बाद सब शाम में बैठते थे चाय के लिए, हर कोई छील के खा रहा होता था। हाय, ये मुझे लग रहा है आप अपने ना वहाँ अपने इलाके का बता रही है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी थी, क्योंकि मुझे अब हो रहा है अपने घर वालों पे कि हमने क्यों नहीं किया ये एक्टिविटी, हमने क्यों नहीं करनी। नहीं, मेरी सास भी करती थी वो, ये ना जब बैठ के बातें करनी होती थी, कुछ समझाना होता था तो वो छील के खुद भी खा रही होती, हमें भी खिला रही होती थी,
और है ना ये यहाँ पर भी मैंने देखा है अक्सर। अरे बिल्कुल आप सही करिए, हमारे एरिया में तो सर जैसे इसके तो नहीं, लेकिन सारे जो चीज़ें होती हैं जैसे चिलगोज़ा वगैरह सब एक मी टाइम होता है जिसमें फैमिली टाइम होता है, उसमें जो भी डिस्कस फैमिली की करनी होती है तो ये नट्स के साथ हो रही होती थी। डॉक्टर बिल्किस आपकी रेमेडी सारी होगी। एक ऑयल है, जी तो बताएं, बता दीजिए। एक ऑयल मैं इसे वर्बली बता देती हूँ, आप घर में बना के रखें। आपने अजवाइन लेना है, आपने लहसुन लेना है, आपने जो है ना जायफल लेना है, ठीक है, और सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल, अजवाइन आपके घर में होगी, जी, लहसुन जी, लहसुन भी आपके घर में होगी, बिल्कुल, और जायफल भी। जायफल, हाँ जायफल सही है। और आप कितना कितना लेंगे, अगर आपने 50 ml का लिया है तो एक एक चम्मच आप ले लीजिए। जायफल एक तोड़ के रख लीजिए। पहले लहसुन को सरसों के तेल में पका लीजिए। जब ये पक जाए, ब्राउन हो जाए, तो उसमें आप अजवाइन और जायफल डाल के बंद कर दीजिए चूल्हा। आपका ऑयल जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। फिर इसको छान लीजिए। ये बच्चों को भी और बड़े भी आराम से लगा सकते हैं, और ये वो भी लगा सकते हैं जिनको नज़ला, जुकाम, खांसी की वजह से जो दर्द हो रहा होता है ना, बॉडी एक्स एंड पेन हो रहा होता है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। उसके लिए कहाँ लगाएंगे फिर? ये गर्दन पे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? सीने पे, पीछे, सीने पे, पीठ पे और पाँव के नीचे, पाँव के तलवों के नीचे हम लगाएंगे। बिल्कुल लगाएं रोजाना। बच्चे स्पेशली जिनको बड़ी बलगम वाली खांसी आती है, बड़ी खड़खड़ वाली खांसी होती है, और उसके बाद उनको फीवर हो जाता है, जी जी जी, तो बिल्कुल। फिर उनके लिए ये बहुत अच्छा। और ये वाला जो तकलीफ होता है, फिर उनको नेबुलाइज करें, उनको स्टीम दें बच्चों को। और इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं। जब बिल्कुल बन जाए ना तो 1 ग्राम हींग आप डाल दें, तो ये आपका बहुत अच्छा सा ऑयल तैयार हो जाएगा। कॉलिक बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, जो कॉलिक की होते हैं ना, जो हर वक्त जैसे फादर्स कॉलिक कहते हैं ना, जैसे अब्बा को देखते रोना शुरू कर देते हैं तो जैसे अब्बा घर आए और फौरन उनका ना रोना शुरू हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं फादर्स कॉलिक। तो ऐसे कॉलिक की बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी लगाएं, वो सुकून में आते हैं। ओके ओके, चले आज बिल्कुल साहब आप बैठे, मुझे बताएं, ये जो हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के वाले से बात कर रहे होते हैं, तो ये विटामिन डी का सोर्स जो है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी धूप से मिली तो लोग 12 बजे वाली धूप में ही बैठ जाएंगे, ये नहीं देखते कि वो कौन धूप का टाइम है, मुख्तलिफ टाइम है। देखिए, सबसे बेहतर टाइम होता है जो कि नॉन पोल्यूटेड होता है और सबसे अच्छी साफ़ सुथरा माहौल होता है, वो है फजर के बाद का टाइम। तो उस टाइम पे हम ज़्यादा धूप को कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 1, जिस तरह अभी बात हुई, कैल्शियम को कंज्यूम करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, और विटामिन डी को कंज्यूम करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन K2 की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कुछ अद्वियात होती हैं और कुछ मल्टीविटामिन हमारे यहाँ मैसर हैं बहुत ईजीली, और जितने भी अब जो आप ये कह लें कि नए जितने भी थॉट्स के लोग हैं, वो सब अगर कैल्शियम देंगे तो K2 और विटामिन D3 लाजमी देंगे ताकि एब्जॉर्ब हो। लास्ट टाइम भी हमारी ये बात हुई थी, ज़्यादा कैल्शियम लेने की वजह से कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट हो रही है हमारे यहाँ, जिसका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो नहीं, 40 साल के हो गए कैल्शियम लेते हो, बट कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए क्या ले रहे हैं वो नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 और K2 की ज़रूरत ज़्यादा है। तो वही कैल्शियम है जो हमारी बॉडी में पत्थरी बन के बैठ जाता है, पत्थरी बन के बैठ सकते हैं। हार्ट की आर्टरीज में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन में अगर बात करें तो मेनोपॉज के बाद ही हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं। और इसकी अब अगर मैं आप कार्डियो हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी बड़े इदारे में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि 20 to 25% वो लोग होंगे जो कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट की वजह से जो है वो हार्ट अटैक का मर्ज में मुब्तला हुआ है। तो कैल्शियम ज़रूर लें, एक तो चेक करें रिपोर्ट की बेस पे कैल्शियम लें, और कैल्शियम जब भी लें विटामिन D3 और K2 की सपोर्ट मिले ताकि वो आपकी बॉडी का जुज़ बने, हिस्सा बने, आपको मददगार हो। वो वरना वो आपको नुकसान दे सकता है, वो पथरी की शेप में भी हो सकता है, वो कैल्सिफिकेशन की शेप में भी हो सकता है, और वो ज़ाया भी हो सकता है। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है उज़मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। उज़मा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने इनसे पूछना है सबसे कि भाई मेरे हस्बैंड को ना फ्रंट साइड पे ना पेन होती थी चेस्ट पे, और वही पेन पीछे बैक साइड पे भी होती थी। तो उसके लिए हमने ECG, एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, फिर हमने वहाँ हॉस्पिटल में इनको चेक करवाया, तो उन्होंने फ्रंट साइड पे पेन होती थी उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया उनको, लेकिन बैक साइड पे जो पेन है ना वो पीछे कमर में सारी अब होना शुरू हो गई है। और जब पैरों के बल वो बैठते हैं ना, खासतौर पर वॉशरूम में, तो फिर उस वक्त ना वो पेन ज्यादा फिर उनको महसूस होती है। तो उसके बारे में हमने यानी कि सारी ECG भी ठीक है, एक्सरे भी ठीक है, लेकिन मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है वो खाते हैं तो फर्क पड़ जाता है, जब छोड़ देते हैं तो फिर वो दर्द होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब वो डॉक्टर की दवाई खाते हैं तो उनको ऐसे लगता है उनके मैदे में ना, हालांकि वो मैदे का कैप्सूल भी खाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैदा उनका पकड़ा हुआ है। फिर वो एलोपैथी की जो दवाई है उससे कहते हैं कि मैंने नहीं खानी,
मैंने इसके बारे में पूछना है, अगर हिकमत में या वर्जिश में अगर कुछ है तो जरा प्लीज मुझे अल्ट्रासाउंड कराया है, होल एब्डोमेन। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड का करवाया है? होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया है? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। आप जो है ना अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराएं। जो आप बता रही हैं ना, बाज़ औक़ात आपके पित्ते में पत्थरी होने की वजह से भी ये दर्दें हो सकती है, और ये वाला जो दर्द होता है ना, ये ऊपर, अगर आपको सर्वाइकल रीजन का कोई मसला नहीं और ये दर्दें होते हैं तो ये लीवर की वजह से हो सकती है। अच्छा, सर्जन साहब पूछ रही हैं कि बताइए कि आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं? नहीं, वो पहले गाड़ियों का काम करते थे, पहले गाड़ियों का काम, अब नहीं करते वो गाड़ियों का काम। हाँ, अब नहीं करते वो। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया उसमें आपकी कॉल का। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहबा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिस तरह ये बता रही हैं कि स्टार्ट उनको इंटीरियर चेस्ट पेन से हुआ था, लेकिन हार्ट का कोई इशू सामने नहीं आया, तो मोस्ट लाइकली इनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल से ही यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। ऑयल भी बनाएंगे यहाँ पे गालिब आए हुए, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आप तमाम से लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं कि आज का हम स्पेसिफिक शो कर रहे हैं जॉइंट्स पेन के हवाले से। ये जॉइंट्स पेन आपके छोटे बच्चे को भी हो सकती है, जवान लोगों को भी होती है, और बड़े बुजुर्गों को भी होती है। वजह क्या है उस पर तो हमने बात कर ली, अब सलूशन क्या है हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मौजूद हैं, हिकमत की दुनिया से भी जो रिप्रेजेंट करें हमारे साथ यहाँ पे गालिब मौजूद हैं, होम्योपैथिक में क्या कुछ इलाज है डॉक्टर बिल्किस यहाँ पर मौजूद हैं। हिजामा बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। मैं तो पिछले दिन मुझे पता चला कि ग्रीफ से निकलने के लिए भी हिजामा है, जो कि मैंने खैर करवाया भी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ब्यूटी के लिए भी हिजामा है, नज़र के लिए भी हिजामा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हिजामा है। तो फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लुबना जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि थेरेपेटिक अब जो मसाजेस हैं और रिकवरी मसाजेस हैं वो भी सैलून्स और स्पास में हो रहे, बट ओनली वो स्पास जिसमें स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद हैं। तो उनके क्योंकि स्पा रेंट फ्री में होता भी है, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। एक कॉलर थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को चेस्ट में पेन होती है, फिर बैक साइड में पेन होती है, और डॉक्टर साहिबा आप बता रही थी, मैं चाहूँगी वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा उनका इलाज। जी, उन्होंने ये बताया था कि उनके हस्बैंड को इनिशियली चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ था, और फिर वो चेस्ट पेन की मेडिसिन वगैरह से ठीक हो गया, बट उनका बैक वाला पेन ठीक नहीं हुआ। तो मैं ये बता रही थी कि उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई थिंक उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम थी। सर्वाइकल का पेन, गर्दन का पेन आपके ट्रेपीजियस में, शोल्डर्स में आ सकता है, आपके चेस्ट में आ सकता है, अपर बैक में आ सकता है, आपके हेडेक हो सकते हैं उससे, डिजीनेस हो सकती है, आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपकी पैल्पिटेशन या हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है, आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो मेन नर्व्स होती हैं सर्वाइकल स्पाइन, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा होता है, वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व वहाँ से निकल के आपके स्टमक की तरफ आ रही होती है, वही आपकी हार्ट की रिदम को भी ठीक कर रही होती है। तो अगर वहाँ पे प्रेशर है आपकी सर्वाइकल स्पाइन के फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा पे, तो उससे ही सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। सही, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले उनको चाहिए कि किसी प्रॉपर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से जो सर्वाइकल और लंबर प्रॉब्लम में ज़्यादा डील करते हैं उनको दिखाएं, और उस लिहाज से फिर ट्रीटमेंट डिफरेंट है। फिजियोथेरेपी हो सकती है, आप मसाज के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, पोस्चर केयर समझाई जा सकती है, और फिर उसके बाद जो हम आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसमें हम रीजनरेटिव प्रोसीजर्स कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पाइन के जो मोहरे होते हैं उसमें जो जॉइंट्स बनते हैं उसमें आर्थराइटिस हो जाता है, राइट। तो उसमें हम पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं, फैसेट जॉइंट्स जो कहलाते हैं सर्वाइकल स्पाइन के, पीआरपी ट्रीटमेंट है, डेक्स्ट्रोज प्रोलोथेरेपी है, और स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। पीआरपी में भी तो ये डिपेंड करता है ना कि क्योंकि आपके ब्लड से ही हो रहा है जो प्लाज्मा जनरेट करें, तो वो आपकी ब्लड की क्वालिटी, आपका भी खून इस काबिल है, तो ये भी तो देखा जाता है। नहीं, देखिए बात ये होती है कि लिगामेंट्स और जॉइंट्स ऐसी एरियाज होते हैं जहाँ पे सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट आपके सेल्स वहाँ नहीं पहुँच रहे होते, क्योंकि लिगामेंट्स जो होते हैं उसमें सर्कुलेशन कम होती है डेफिनेटली। तो वो एरिया जो डैमेज हुए हैं उनको ज़्यादा हीलिंग के लिए ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन से नहीं जा रहा है, तो आपने ब्लड से ही सेपरेट करके वो उस जगह पे डालने होते हैं ताकि
वो फोर्सफुल हीलिंग हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली पीआरपी मुझे ट्रीटमेंट ये का। बहुत डर लगता है कि अगर आपको कोई इंजेक्ट कर रहा है वो भी आपके स्पाइन में, और मुझे ये बहुत डर लगता है कि अगर वो कहीं नर्व को पिंच ना कर दे और फर्दर डैमेज नहीं कर दे, तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है कि बहुत ही कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सब जो स्पेशली लेबर से गुजर चुके हैं और जब स्पाइनल कॉर्ड में हम ले चुके हैं, तो हमें पता है कि उससे और फर्दर कितने इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल, एपिड्यूरल्स में बहुत सारी खवातीन के रिपोकॉशंस खवातीन को बड़े भुगतने पड़ते हैं। कुछ के तो सही है, वो कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन कुछ बार बार ये हम झुक नहीं सकते। बेसिकली ये ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटीज़ में आते हैं। एवरी कंसल्टेंट, इवन डॉक्टर्स में भी हर सर्जन या हर कंसल्टेंट ये चीज़ें नहीं कर रहा। तो जो इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं वही कर सकते हैं। तो वो जाहिर है, हम जो रूटीन में कर रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है। इवन कुछ लोग अल्ट्रासाउंड रिलेटेड करते हैं, कुछ लोग इमेज के साथ करते हैं, हम बगैर उसके भी कर सकते हैं। तो स्पेशलिस्ट अगर इस चीज़ में रखता है एक्सपीरियंस तो ही वो कर सकता है। मैं यही कहने वाली थी कि पीआरपी जो हम फेस पे करवाते हैं, हेड पे करवाते हैं, वो तो रेंट्री पे भी होता है, और उसके लिए आपके चाहिए होता है एक प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एस्थेटिशियन। लेकिन इन चीज़ों के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगी कि कभी भी डॉक्टर के अलावा किसी और के पास और देखिए, जितने भी लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, हम आपको हर एंगल से इलाज बता रहे हैं, बट डायग्नोसिस, जैसे गालिब भी बहुत बार कह चुके हैं कि प्लीज़ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड देन फिर उसका इलाज उसके मुताबिक होगा। गालिब, आप क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, जॉइंट पेन, मैंने खुद साख्ता एक नुस्खा है जिसका नाम मैंने जॉइंट पेन रखा है। और जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, हड्डियों की तकवीत के लिए भी, हड्डियों के दर्दों के लिए भी, सूजन के लिए, अर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, और इसके साथ साथ जो हड्डियों में एक मज़ा नहीं आ रहा, चलने में एक दर्द की कैफियत हो रही है, सुबह उठ रहे हैं तो एक थकन सी हो रही है, हड्डियों में एक सूजन की कैफियत है, एक स्वेलिंग की कैफियत हो रही है बॉडी में, उसके लिए ये नुस्खा है। इसमें 7 चीज़ें मैंने ली हैं। मूसली सफ़ेद तकरीबन 20 ग्राम्स, मैं कम ले रहा हूँ बट 20 ग्राम्स आपने लेनी है। सिंघाड़ा खुश्क 20 ग्राम्स, सूंठ का पाउडर ले लें या सूंठ ले लीजिए, ड्राइड जिंजर कहते हैं 20 ग्राम्स, हल्दी 20 ग्राम्स, कशनीज़ कहते हैं, इसको धनिए की गिरी भी कहते हैं कॉमन ज़बान में, जिसको हम सूखा धनिया कहते हैं। तिब की दुनिया में इसको कशनीज़ के नाम से जानते हैं। ये तकरीबन 20 ग्राम लिया मैंने इसमें। आज से मैं भी बोलूँगी वो कशनीज़ ज़रा भून लो, पढ़िए की साउंड करूँगी। करंजवा, मगज़े करंजवा, ये तकरीबन मैंने लिया है 20 ग्राम, ये इस तरह का होता है, 20 ग्राम लिया है। और आखिरी चीज़ मैं इसमें जो ऐड कर रहा हूँ वो है अफसनतीन, इसमें तकरीबन मैंने ली है 10 ग्राम के करीब। इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए, इसके कैप्सूल भर के रख लीजिए, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल रात, या आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा शाम, दूध के साथ इस पाउडर को कंज्यूम किया जाए तो ये आपके बहुत सारे हड्डियों के इश्यूज़ में एक बेहतरीन दवा है। कोई भी शख्स जो कि 25 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है वो इस पाउडर को, इस कैप्सूल को कंज्यूम कर सकता है। किसी किस्म का कुछ इसके इस्टेब्लिश्ड नहीं है। अच्छा, वो ख़वातीन को स्पेसिफिकली जो आफ्टर लेबर, बच्चा डिलीवर करने के बाद, उनके लिए भी अच्छा है, बेहतरीन दवा है ये, बेहतरीन है, और किसी किस्म का कोई इसका हार्म नहीं है, ना ही फीडिंग मदर्स पर और ना ही जो भी लेबर के बाद भी ऑब्वियसली, और फीडिंग मदर्स पे भी नहीं है, टिल जो भी कोई एज है उसके लिए लोगों को ये लगता है कि शायद ना वो मदर जो कि बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है उनको ज़रा जॉइंट पेन हो गए, और लोग ये भूल जाते हैं कि जिनके जो जिनकी सर्जरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, उनको भी उतनी ही ज़रूरत होती है किसी भी जॉइंट, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी बॉडी एक सर्जरी से भी गुजरी है। एक कॉलर हमारे साथ है, शहनाज, मैं को ऐड कर लेती हूँ साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी शहनाज जी? मुझे शायदिका है, डिस्क स्लिप का इशू 2 साल से, डॉक्टर सारे ऑपरेट का बताते हैं। मेरी 3 उंगलियां पाँव की जो हर वक्त सुन रहती हैं, तो क्या मैं ऑपरेट करवा लूँ? अगर ऑपरेट करवाती भी हूँ तो उसके बाद मुझे घर के काम करना आसान होंगे या वो पहले वाली एहतियात करनी होगी? अच्छा, क्या आपको शुगर है? आप क्या शुगर की मरीज हैं? हाँ शहनाज, आपको शुगर है? नहीं। अच्छा, और कितने अरसे से आपको? 2 साल से। 2 साल से है, और हर वक्त पेन रहती है? हर वक्त पेन रहती है। शियाटिक नर्व कंप्रेशन, आपको शियाटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी भी आपको पेन है? जी हाँ, सारा टाइम पूरी वेन में पेन रहती है, जो दबी हुई है ना वेन, वो पूरा सारा टाइम दर्द रहती है। शहनाज, आपको कॉन्स्टिपेशन है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा,
मैं पहले गालिब आपसे पूछती थी, फिर डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाने के लिए भी एक नुस्खा अर्ज करूँगा, वो बेहतर हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सुनपन की कैफियत हो रही हो, तो सबसे बेहतर इलाज मेरे ख्याल से हजामा पॉसिबल है, जो कि टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करता है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज़ करके उस जगह पे खून की रफ्तार को प्रॉपर कर देता है और आपकी तकलीफ फौरी तौर पे बेहतर हो सकती है। ऑल्दो कि जो भी आपके मॉलेज हैं उन तमाम चीज़ों को मैनेज तब करेंगे जब वो देख लेंगे तमाम चीज़ों को, मगर हजामा एक सेफ साइड रहते हुए एक अच्छे मॉलेज से जो तस्दीक शुदा भी हों और जो प्रॉपर तौर पे उस चीज़ की नॉलेज रखते हों। मैं हमेशा यही कहता हूँ, बहुत सारे माजरत के साथ, लेकिन हकीम या हुक्मा की जो एक आप ये कह लें कि फील्ड है, उसको हमारे यहाँ 80% जाली हुक्मा ने आकर ख़राब किया है जी, माजरत के साथ। इसी तरह हम हजामा के साथ भी कर रहे हैं कि मैंने देखा कि हज़रत हजामा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ कप चाहिए, मशीन चाहिए, 2 ब्लेड चाहिए, और मैंने भी अपना हजामा सेंटर खोल लिया। तो ये तरतीब या कुछ ऐसे बुजुर्ग के मैंने सीख लिया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। बॉडी की प्रॉपर तौर पे तबीयत का मालूम होना, एनाटमी का मालूम होना, तमाम चीज़ों के बाद ही आप हजामा कर सकते हैं। इससे बेहतर है ना किया जाए तो बेहतर है, वरना वो नुकसान देगा। एट द एंड हम हजामा को कह रहे होंगे कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जबकि नुकसान कोई और दे रहा होगा। नुकसान का जी। अच्छा, इनकी जो शैटिका की पेन की बात की उन्होंने, अच्छा इनका भी यही है कि इनको 2 साल से ये कह रही है शैटिका है। शैटिका की डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हर कमर दर्द को लोग शैटिका का नाम दे देते हैं। जो ट्रू शैटिका, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2 या 5% केसेस में होता है। बाकी लोगों को जो कमर से पेन आ रहा होता है वो लिगामेंट्स का पेन होता है। बेसिकली लिगामेंट्स डैमेज हो रहे हैं या उनकी नर्व पे प्रेशर है। जिस तरह वो बता रही हैं कि 2 उंगलियां सुन्न होती हैं। देखिए, सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जबकि आपकी नॉन सर्जिकल चीज़ें आपने ट्राई कर ली। अब आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या चीज़ें ट्रीटमेंट वाइज की हैं, तो उसमें सबसे पहले देखें सर्जरी किन केसेस में होती है। या तो आपका स्टूल का, यूरिन का कंट्रोल ख़राब हो रहा है, तो उस सूरत में इमरजेंसी सर्जरी एडवाइस की जाती है। या आपकी पाँव में वीकनेस आ गई है कि आपका पाँव लटक गया है, उसमें पावर नहीं है, तो ये इस 2-3 इंडिकेशंस हैं जिसमें हम भी सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं। बट ये है कि बाकी चीज़ों में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहा जाता है कि नॉन सर्जिकल चीज़ें पहले ट्राई करें। अगर आपको लिगामेंट्स की वजह से पेन है तो आप अपने प्रॉपर एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप रीजनरेटिव प्रोसीजर्स में से कुछ ट्रीटमेंट ले सकती हैं। जैसे PRP ट्रीटमेंट है। बैक के लिगामेंट्स अगर डैमेज हुए हुए हैं किसी भी वजह से, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आपके जो कमर के फैसेट जॉइंट्स होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको पेन आ सकता है। आपके SI जॉइंट्स जो दोनों साइड पे हिप्स के जॉइंट्स होते हैं उससे पेन आ सकता है। तो इन सारी अगर जगह से आपको पेन आ रहा है जिसको आप शैटिका कह रहे हैं, तो वो नॉन सर्जिकल तरीके से भी डील हो सकता है। तो बेहतर ये है कि प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर कंसल्टेंट से रिव्यू करें में, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट। सर्जरी इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, आप चलिए सर्जरी करा ली, सर्जरी के बाद जो आफ्टर केयर है वो भी बड़ी तकलीफ होती है। जी जी गालिब, हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? एक ऐसा तेल बता रहा हूँ जो कि तकरीबन 200 सालों से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत कदीमी नुस्खा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नुस्खा है। हड्डियों में तकवीत के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियों की सूजन के लिए तो ये यकीनन है ही। किसी भी किस्म का जॉइंट पेन हो, मस्कुलर स्पैज़म हो, शोल्डर में जो हमारा फ्रोज़न शोल्डर होते हैं उसमें ये फ़ायदेमंद है। बल्कि ऐसे बच्चे जिनको कफ़ रहती है, बलगमी तबीयत रहती है, अगर उनके चेस्ट पे रात को सोने से पहले जैतून के तेल में मिलाकर ये तेल लगा लिया जाए तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसी किस्म का इस तेल का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ खुली हुई चोट या खुला हुआ अगर ज़ख़म है या कोई ऐसी चीज़ जैसे मुंह में या आँख में ये ना जाए तो अच्छा होगा। अरद कृष्णा इसको कहते हैं और ये दाल जैसी होती है, बहुत कॉमनली मिल जाएगी। ये मैंने इसमें ली है तकरीबन 20 ग्राम। कलौंजी ब्लैक सीड्स तकरीबन 10 ग्राम के करीब मैंने इसमें लिया है। आकर करहा एक जड़ी बूटी होती है, आकर करहा इसमें मैंने लिया है तकरीबन 10 ग्राम। और इसके साथ मैंने इसमें लिया है असलसूस जो है मैंने इसमें 10 ग्राम लिया। इसका पाउडर बना लेंगे। जब ये पाउडर बन जाएगा तो किसी बाउल में या किसी पैन में रोगन गुल, बहुत कॉमनली पंसारी के पास मिल जाता है, रोगन गुल इसमें मैं ऐड करूँगा तकरीबन 100 ml के करीब। अब इस अच्छा, ऐसे लाल रंग का ही होगा ये? रोगन गुल लाल रंग का ही होगा यकीनन। अच्छा, इसको हम गरम करेंगे पैन में। इसका हम पाउडर बना लेंगे इस जड़ी बूटियों का। इसको हम पैन में गरम करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 30 ग्राम के करीब देसी मोम।
देसी मोम बहुत कॉमनली मिल जाती है, बीवैक्स के नाम से मिल जाती है। ये इस तेल में ऐड कर देंगे और जब तक ये इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए इसको गर्म करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। ठीक है। जब मोम इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें, ये पाउडर सारा इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छी तरह मिक्स करके अपने पास रख लें। जब भी यूज़ करना हो थोड़ा सा मिक्स करें और इसको अपनी जोड़ों पे, हड्डियों में, जहाँ पे भी आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे हल्के हाथ से बस लगा के सो जाएं। अच्छा, लिपाई करके सो जाएं। लिपाई करके सो जाएं। ठीक है। कभी भी मैं लोगों को मशवरा देता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन सा रिवाज है, कमर में दर्द हो रहा है, बच्चे को बोला ऊपर चढ़ जाओ और वो कर लो। बात ये अच्छा अमल नहीं है। या किसी को बोला बस जोर से तो दबाते रहो, बस दबाने से मज़ा आ रहा है। बात यह अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लिगामेंट नुकसान हो गया या कोई जगह से हट गया लिगामेंट तो फिर आपके लिए ज़िंदगी भर एक मफलूजी वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो ये अमल सेफ़ नहीं है, ना किया जाए तो बेहतर है। जब तक एक ऐसा इंसान जिसको लिगामेंट्स के बारे में सही तरीके से मालूमात ना हो उसको अपने ऊपर इस तरह हाथ लगाने ना दें, वो आपको नुकसान दे सकता है। वैसे मैं तो गालिब सोचूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजरे हैं वो सब ऐसे नुस्खे बता रहे थे एज इन वही डॉक्टर से भी कोई आगे की चीज़ें नहीं, ऐसा करो, नहीं ऐसा कर, यहाँ कर, इधर, हाँ इधर खड़ी हो जाए। दादा दादी को भी होती है कहते खड़ी हो जाओ पीछे, तो वाकई पीछे खड़े कहते आप वॉक करो, और किताबों में वॉक कर होते थे, हमारा खेल था। और ये नहीं करना भाई, ये आज पता चल गया ये नहीं करना, खुदा ना खासा नुकसान बहुत ज़्यादा दे सकता है। फ़ायदा दिया तो हो सकता है बट अगर नुकसान दिया तो आप मफलूजी की ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि अनसेफ है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करें? हमने बात की दर्द के तेलों के लिए, हमने बात की ऐसे लोगों के लिए जिनको 25 साल से एज ज़्यादा है उनके लिए, हमने बात की जॉइंट पेन के लिए, मस्कुलर स्पैज़म के लिए। अच्छा, मोरिंगा जो है वो बहुत कॉमन है आजकल। इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ पहले फ़ायदे बताने से पहले, हमारे एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि मोरिंगा के पत्ते तोड़े, क्योंकि हमारे घर के बाहर लगे हुए, हमने उसको छत पे सुखाया और हमने वो पाउडर बना के कंज्यूम करना। अम्मी आपको कह रहे हैं, ये मेरी सास है, मुझे अभी पिछले दिन बता ली कि मोरिंगा ये अमल अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जो खुद सुखाते हैं उसमें कहीं ना कहीं फंगस आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इसको छत पे रख देते हैं या ऐसी जगह पे रख देते हैं जो कि कहीं पे कभी पानी आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो फंगस उसमें आ जाता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो जो भी कंपनीज़ हैं, मुस्तनद कंपनीज़ हैं जो आप समझते हैं कि बेहतर हैं आपके लिए, आप वहाँ से ऑर्डर करें, क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो 99% की तो बात मैं कम से कम कर सकता हूँ कि वो ड्रायर में इसको डिहाइड्रेट कर रही होती हैं, वो ऐसे नहीं सुखा रही होती जिसमें किसी किस्म का फंगस या बैक्टीरिया शामिल हो। तो ऐसी कंपनी से ले जिस पे आपको एतमाद हो। मोरिंगा लीजिए, मोरिंगा बच्चों तक को दिया जा सकता है जो 1 साल से ज़्यादा हैं, उनको 1 चुटकी मोरिंगा दिया जा सकता है। इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें विटामिन डी आपको मिल जाता है, किसी हद तक मैग्नीशियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है। तो एक रोज़मर्रा की जो हमें ज़रूरियात हैं डिफरेंट मिनरल्स की, डिफरेंट विटामिन्स की, वो इसमें पूरी हो जाती है और किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ऑल्दो कि ये जो है वो शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतरीन दवा है, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। और जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए? अच्छा, किडनी पेशेंट्स में एक चीज़ है जिनको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके लिए मोरिंगा कहा जाता है कि ना लिया जाए तो सेफ साइड बेहतर है, वरना किडनी पेशेंट्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच गालिब। बट मैं राहिला फरीद जो कि शेफ साहिब है वो भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ बड़े ज़बरदस्त लड्डू बनाएंगी, मैं चाहूँगी आप किचन में चली जाए, लेकिन मुझे हिजामा के पॉइंट्स बताएं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल लोग बहुत तकलीफ की शिकायत करते हैं, बैक की, ये पीछे यहाँ स्पेशली हम सबको तकलीफ है क्योंकि हमने फ़ोन में लगे रहते हैं, घुटनों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो क्या पॉइंट्स हमें पता हो कि हाँ भी अगर ये पॉइंट्स बता रहे हैं तो ये सही है? असल में ये तो एक्सपर्ट ही बताएगा जिससे भी आप हिजामा करवाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जहाँ पेन होता है वहाँ ही हिजामा होता है। अगर घुटनों का मसला है तो घुटनों के ऊपर होता है, उसकी बैक पे होता है। लोअर बैक का इशू है तो लोअर बैक पर हिजामा होगा। सर्वाइकल का है या पूरी स्पाइन का इशू है, पूरी स्पाइन पे हिजामा करते हैं, फिर उसके सेशंस होते हैं। तो ये तरीका कार है। तो और जॉइंट्स की पेन में कहाँ का हिजामा? जॉइंट्स के पेन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना उसका इशू कितना ज़्यादा है और किस किस चीज़ का इलाज हो जाता है। अब मैं चंद एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने रेटिना ब्लास्टोमा का केस किया, आई कैंसर का, वो कवर हुआ। अच्छा, मैंने आई ड्राइनेस का पेशेंट किया जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो कवर हुआ। ये आई के एतबार से कह रहा हूँ। सोराइसिस जिसका मेरे ख्याल में अगर आप गूगल सर्च करें तो उसका कोई क्योर नहीं है पूरी दुनिया में। सोराइसिस 1000% जो है ना वो हिजामा से ठीक हो जाता है। अच्छा। स्किन की कोई डिसीज़ हो, अच्छा, ये मेडिकल साइंस से हटकर बता रहा हूँ, स्किन की तमाम डिसीज़ ये जिन्नाती हैं। और सोराइसिस वॉशरूम से लगता है, क्योंकि वॉशरूम में होते हैं जिन्नात, मिनल खुबुसी वल खबाइस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वॉशरूम की दुआ पढ़कर नहीं जाएगा या रिप्लाई करेगा तो इसकी शर्मगाह से शयातीन जिन्नात खेलते हैं। तो सोराइसिस प्राइवेट पार्ट से शुरू होकर पूरी बॉडी पे फैलता है, फिर ये
पूरे घर वालों को भी हो जाता है, ये ट्रांसमिट करता है पूरे घर में। तो स्किन की जितनी डिसीज़ हैं ये 100% ठीक हो जाती हैं। जॉइंट्स में किसी किस्म का हो, नीज़ का कोई इशू हो, स्पाइनल कोड का कोई इशू हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, अस्सर्रा मिनल जिन, हदीस में आता है कि मिर्गी जिन्नात की तरफ से है। फिर हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अपने मजनून का इलाज हिजामा से करो, जिस पर जिन आया हुआ हो। तो नज़र, हसद, जिन्नात का इखराज भी इससे होता है। अच्छा, 80% बीमारियाँ ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने लिखा है वो जिन्नाती हैं। जिन्नाती से मुराद ये कि नज़र, हसद के पीछे भी जिन्नात होते हैं। चूँकि ये इनविजिबल नेगेटिव पावर है जो हम देखते नहीं हैं, और हमारे माशरे में इसको डिस्कस भी नहीं किया जाता, बल्कि जो उलमा हैं वो भी नहीं जानते अक्सर, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल अलग है। एक आलिम का एक आमिल होना भी ज़रूरी है, तभी उसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या मसाइल हैं। तो आप देखें कि सडन डेथ्स हो रही हैं। हुजूर साहब ने फरमाया मेरी उम्मत में क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक कसरत अमवात नज़र बस से होंगी। ये सडन डेथ जो है ये नज़र बस से होती है। तो मेरे नज़दीक जो माशाल्लाह नजर बद का भी इल्जाम है, इसका मतलब है। जी जी हाँ। अब आपने जो माशाल्लाह बहुत सारी बातें की मेडिकल एनाटॉमी के अतबार से, ये अपनी जगह बरहक हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो हमारे माशरे के अंदर वो नज़र बद से हैं, ये हमें हदीस बताती है। लिहाजा जब भी मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि जब भी कोई इशू हो आप सुन्नत हिजामा करवा लें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद मेडिकल की तरफ भी जाएं, होम्यो की तरफ भी जाएं, हर्बल की तरफ भी जाएं, लेकिन पहले वो अमल करें कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि हुजूर अलैहि सल्लम को नमाज अल्लाह पाक ने खुद दी, लेकिन हिजामा 7 आसमानों के फरिश्तों से दिलवाया। जब हुजूर मेराज से वापसी ज़मीन पर आ रहे थे, हर जमात ने, हर आसमान की हर जमात ने हुजूर से अर्ज़ की अपनी उम्मत को हुक्म दें इलाज हिजामा से करे, इसे लाजिम पकड़ लें। सही। अच्छा, हमारे साथ कॉल मौजूद है फरजाना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद से बात कीजिए। जी फरजाना जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूंगी, मेरे घर में कोई टेंशन वाली बात हुई है ना, लड़ाई हो गई है बच्चों के हस्बैंड के सामने, बच्चों की लड़ाई हो गई है, तो खामन ने मुझे डिवोर्स दे दिया है। तो उससे मेरे घर में इतनी टेंशन थी, उस टेंशन से मेरे जो दिमाग है ना, दिमाग वो कमजोर फील होता है और दांत बैर की तरफ आते हैं, और खुशी की भी बात मुझे खुशी की नहीं लगती, गम की लगती है। तो मेरे साथ इतनी टेंशन है ना दिमाग की, उसके लिए सामने जो फ्रंट पे दी हैं वो दर्द करती हैं। तो उसके लिए कोई आप नुस्खा बताएं कि मैं जो है आप खुश रह सकूं। मेरी हड्डियां जो है दर्द करती है सामने वाली फ्रंट की। हाय, दांत में भी दर्द। ऐसा लगता है कि आपका जो गम है ना वो आपकी एक एक जोड़ में जाके बैठ गया है। तो मैं चाचा गालिब आप आके बैठ जाइए। हाँ जी, तो जी 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 बिल्कुल साहब। अच्छा देखिए, एक तो बही का फल जो है ना, बही, वो सफरजल, अगर वो मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करें, उसको दूध में पका के खाएं। दूसरा जिंको बायलुबा, बरहमी बूटी, चाहे आपको जिंको बायलुबा मदर टिंचर में मिले या बरहमी बूटी मिले, बरहमी बूटी मिले तो उसका कहवा बना के पीजिए। जिंको बायलुबा होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है, जो मतलब कि आप जो दुख की कैफियत में है ना उसके लिए। तो आपने वो 10-10 कतरे मदर टिंचर में 1 महीने तक 10-10 कतरे 1 घूंट पानी के साथ हर खानों के आधे से 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी। दूसरी अजगन नागोरी, ये भी बहुत अच्छा है, सिर्फ अश्वगंधा कहते हैं या अजगन नागोरी कहते हैं। इसका भी जो है ना आप पीस के पाउडर बना लें, ये भी आप जो है ना उसके साथ दूध के साथ ले लीजिए, तो इंशाल्लाह जो आपकी दिमागी कैफियत है ना उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे ये बताइए कि ये जड़ी बूटियाँ हम कहाँ लेने जाएँ जहाँ हमें पक्का हो कि यहाँ सही वाली मिलेंगी, यानी कि वो ऑथेंटिक मिलेंगी। जैसे आपने बताया कि वो सैफरॉन को भी कलर लगा के बेच रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? अच्छा, मैं इसका बताती हूँ कि अश्वगंधा अजगन नागोरी ना अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड है, हर जगह असली मिलेगी क्योंकि बहुत सस्ता मिलता है। जब तक ये महंगा नहीं होगा ना तब तक असली मिलेगी। अच्छा, मुझे लगना चाहिए आप बताएं, आपके यहाँ तो मतलब रिकवरी मसाजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? उसमें कैसे मतलब किस किस बीमारी का इलाज हो सकता है? देखिए, एक तो जब हमने रेंट्री शुरू किया तो मुझे शुरू से था कि ये एक सिर्फ स्पा नहीं होना चाहिए, एक वेलनेस सेंटर से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो तो हम ज़्यादा ना कर सके वेलनेस वाला पार्ट, लेकिन इसलिए फिर भी हम कुछ होलिस्टिक चीज़ें करते रहते हैं, योगा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो भी हम भी एसेंशियल ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने स्पा में। सो फॉर एग्जांपल मिंट ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे ये होता है कि सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। तो फुट मसाज में, हैंड मसाज में जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना, वहाँ सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो अगर आप मिंट ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, स्पेशली डायबिटीज़ वालों की जिनके पैर हाथ थोड़े से सुन्न होने लगते हैं। अगर आप उनको मिंट ऑयल का मसाज देते हैं
तो उनका सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। तो जो हमारे मसाजेज़ हैं उनमें हम मिंट ऑयल यूज़ करते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, तो हम डिटॉल नहीं यूज़ करते हैं, हम यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ करते हैं। सो हर चीज़ जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस गया है कि ये क्यों यूज़ करना है, सिनेमन ऑयल क्यों यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आते हैं आप लोग के में जाएगा। राहिला फरीद पीछे हमारे साथ मौजूद है जनाब, वो बड़े ज़बरदस्त कुछ बना के लेकर आई हैं जो आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जॉइंट्स पेन के हवाले से हम बात करें, बड़ी मुफस्सिल किस्म की गुफ्तगू यानी कि बड़ी डिटेल डिस्कशन हम इस हवाले से कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं किचन में जाऊँ जहाँ पर राहिला फरीद हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तो लुबना आपसे जानना चाहूँगी जो आप मसाजेस के हवाले से बात कर रही थी कि कौन कौन सी थेरेपी मसाज। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक रिकवरी मसाज वो स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स रिलेटेड, बॉडी एक्स रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हम ड्राई कपिंग करते हैं, हम उसमें एक हर्बल की पोट्री आपके वो हीट करके प्रेशर पॉइंट्स पे डालते हैं। फिर हमारी एक सूदिंग एंड कामिंग मसाज है, जैसे कि एक खातून ने फ़ोन किया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, सैड रहती हूँ, तो उसमें जो हम एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं वो स्पेशली हैं ही इसीलिए कि वो आपको काम डाउन करें और सूद डाउन करें। फिर हमारा एक हॉट स्टोन मसाज है जो कि अगेन मसल एंड जॉइंट पेन्स के लिए, क्योंकि उसमें हम यूज़ करते हैं गल्वेनिक स्टोन्स जो कि आपके अगर जब प्रेशर पॉइंट्स पे रखें ना तो वो लिटरली रिमूव करते हैं आपके सोरनेस को। फिर हमारे यहाँ फुट मसाज होता है विच इज़ द थाई फुट मसाज। जैसे कि आप जानते हैं कि फिट में आपके सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्टली नर्व कनेक्टेड है टू द हार्ट, मैदे से कनेक्टेड है। एक अच्छा मसाज जो है ना जिंदगी से और एक गलत मसाज हो जाए जिंदगी तबाह दे। तो मैं अभी ये देखें हमारे यहाँ प्रेशर पॉइंट्स सिखाए गए हैं कि दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपका इलाज कर देंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा ज़रूर देंगे आपको। सही, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं जी? हमने बनाई क्या बना चुके हैं? जी जी नहीं, हमने बनाई है एक अंडे का मेसूप जो अंडे के फुल प्रोटीन से बनता है और इसमें सिर्फ अंडा, चीनी और घी से बनता है, इसमें और कुछ भी नहीं जाता। ऊपर सिर्फ थोड़े से ड्राई फ्रूट जाते हैं। जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खाते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मगर इसको मॉर्निंग में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे लिए हेल्दी भी है। बनाया कैसे ये बताएं? इसको अंडा, चीनी और घी को तीनों को एक ही मिकदार में लेना है और इसको अंडे की जर्दी है पूरा अंडा? फुल अंडा। फुल अंडा। अगर 6 अंडे हैं तो उसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमें चीनी लेनी है, उसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमें घी लेना है। तीनों को एक ही उसमें डाल के फिर मिक्स करके इसी को भुनना है। मेन इसकी बुनाई है और इसको बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत वाला काम है, बट ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है ये और हेल्दी भी बहुत है ये, ठीक है। और दूसरा ये है गुड़ पापड़ी, जिसमें गुड़ है, इसमें चीनी नहीं जाती है। और जो गोंद कतीरा होता है उसमें ऐसे एक सर्दी के गोंद आते हैं जो बहुत कड़क होते हैं, उसको हम जब फ्राई करते हैं तो क्रंची हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, वो इसमें जाते हैं। जो उसमें भी क्या बनती पंजीरी में भी जो डलता जी है? बिल्कुल वही डालते हैं। उसमें फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो आप डालना चाहें, मैंने हर चीज़ डालती हूँ। और इसमें गुड़ डालते हैं और जो रोटी का गंदम का आटा होता है ना वो यूज़ करते हैं हम। वो हेल्दी भी ऑप्शन है क्योंकि मैदे का आटा हमारे हेल्थ के लिए भी बुरा है, तो ये चीज़ अच्छी है। और ज़रा मैं चाहूँगी कैमरे में दिखाइए भी कि कैसा बनता है ये। हाँ, ये जो गुड़ पापड़ी ठीक है। और इसको हम डिलीवरी जब होती है ना, इसमें मेरे पास बहुत सारे इसी चीज़ के लिए ऑर्डर आते हैं कि डिलीवरी के बाद ये बहुत अच्छा, जो उन्होंने बोला ना जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी वीकनेस भी ख़त्म हो जाती है और आसानी से इंसान मूवमेंट भी कर सकता है और जिसको हो नॉर्मली वो भी खा सकता है। और दूसरा ये है लड्डू, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो ये लड्डू भी मैं इसी वीट से बनाती हूँ, इसमें कोई भी मैदा वैदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, इसमें चीनी भी नहीं डलती है। अच्छा। हाँ, ये भी गुड़ और मैदे जो बारीक जो होता है ना, बारले होता है छोटा बारीक बारीक जो होता है वीट, वो डालते हैं। उसको हम पहले भूनते हैं, इसके बाद इसमें गुड़ और है ना कोकोनट होता है, देसी घी होता है, उसको हम अच्छी तरीके से दम पे लगा के और फिर इसके हल्के हल्के हाथ से लड्डू बनाते हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट आपके हाथ में, मेरे हाथ में आते हैं, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मुझे बताएं राहिला जी, ये सब खा सकते हैं हर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सादा इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, तो उनके जिनके दांत ना भी हों ना, वो भी खा सकते हैं। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी मेमनी ज़्यादातर
पर मिठाइयाँ हैं, तो मेरी अम्मी मेमन है, बचपन से ये बनते देखा है घर में और सब ने खाया, और इन्हीं इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी जो सेहत थी ना वो बहुत अमेजिंग थी। तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ कि ये बहुत ही डिलीशियस होंगे। सही, ऑफ कोर्स इससे वाकई में अगर इसको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अगर जो भी डाइट भी करता है नॉर्मली, तो वो अगर ये एक लड्डू बस इतना सा होता है छोटा सा, एक लड्डू अगर वो खा ले और इसके साथ अगर स्किम्ड मिल्क पी ले तो फिर इसको ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं होती। सही, ठीक है। सुबह स्किम्ड मिल्क के साथ एक लड्डू खा लेना पे, चाहे आपने दिन में कुछ भी करना हो। ये सीढ़ियाँ उतर रही, चढ़े फुल एनर्जी आती है, फुल एनर्जी, ये फ्लैश बन गया आप एकदम से। ठीक है। और एक रोटी मैं बनाती हूँ जिसमें हम नॉर्मली जो रोटी खाते हैं, आजकल डाइट का ज़माना है और डॉक्टर भी बोलते हैं कि शुगर के लिए भी रोटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें बाजरा, जौ और गंदुम का 2 हिस्सा होता है, बाजरा होता है, जौ होता है और एक हिस्सा काले चने होते हैं, उसको हम पीसते हैं, उसका आटा बनाते हैं और फिर इन चारों चीज़ों को मिक्स करके एक रोटी बनाते हैं। 1 ग्राम के हिसाब से कि 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है उस हिसाब से वो रोटी बना लें और फिर वो आप डेली खाएं। आपका ना वेट बढ़ेगा और आप में इतनी एनर्जी भी बूस्ट होती है। क्या बात है। और ये सब चीज़ें अगर हमने ऑर्डर करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? मेरे जैसे कामचोर लोग भी होते हैं, कुछ नहीं होता, मैं खुद ऑर्डर सीधा करती हूँ। करते मेरा हैं। पेज है और मेरा नंबर है 0322883980। ये मेरा पेज है, होममेड फूड के नाम से है। आप मुझे बिल्कुल ऑर्डर इंस्टा पे भी है? इंस्टा पे भी है। चले, ठीक है, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हाँ। उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। चले, जबरदस्त, क्योंकि अगर आप कुछ बना रहे हो आपसे ना बन सके तो कोई मसला नहीं, इनका यूट्यूब का पेज भी है। अच्छा देखिए, आज जॉइंट्स के मसले के वाले से बात की, मुझे अगर एक सोल्यूशन, एक चीज़ जो आप लोगों से कहेंगी कि अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें जॉइंट्स के मसले मसाइल से निकलने के लिए, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो वही स्टार्ट करेंगे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करें। ठीक है, आप अपनी रूटीन डिसाइड करें, आप उस रूटीन पे रोज़ाना की बेसिस पे अपने वर्किंग एक तो शेड्यूल भी बनाएं और फिर उस पर वर्किंग करें कि आपने मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है और रेस्ट कितना देना है बॉडी को। तो आप मतलब 4-5 घंटे आपने वर्किंग की और फिर आप जाके थक के पड़ जाएं बेड पे, तो वो आपके पेन्स सेटल ही नहीं होते। ठीक है, तो अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है, फिर वर्किंग करनी है, फिर रेस्ट देना है। और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइजेज हैं, डाइट अच्छी रखें अपनी, जो न्यूट्रिशन। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज, हम बच्चों को कह रहे थे बच्चे खेल नहीं रहे, बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज नहीं। आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी है भाई? आप करते हैं वॉक? करें वो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ख़वातीन ये कहती हैं हम तो सारा दिन काम करते रहते तो हमामी एक्सरसाइज होती रहती है। वो एक्सर्शन है, वो एक्सर्शन है, वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है। तो ये इसमें डिफरेंशिएट करें कि अपनी क्वालिटी टाइम अपने आप को देना है, आधा घंटा, जिसमें आप वर्कआउट करें, जो भी रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, वो चीज़ वो चीज़ होनी चाहिए। एक्सर्शन को आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज का नाम नहीं दे सकते। बिल्कुल, वो नहीं, मेरी तो एक्सरसाइज हो रही थी, मैं भी पानी की बोतल लेके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ी थी ना, अरे भाई वो एक्सर्शन है। ये चीज़ आप क्या मशवरा देना चाहिए? वही जो मैंने कहा कि न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, क्योंकि हर चीज़ खाने से रिलेटेड है। आपकी जितनी बीमारियां हैं, जितने इश्यूज हैं, वो खाने से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स रेगुलर मसाजेस, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जी, ये बिल्कुल सही है। मी टाइम होना चाहिए, ग़िज़ा अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें। अच्छा, आप तो इतने बिजी आप लोग भी रहते हैं, तो फिर आप लोग अपना मी टाइम कैसे निकालते हैं? आप लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या करते हैं डॉक्टर? किसी को बताएं। मैं वॉक करती हूँ, रात में वॉक भी करती हूँ और अपना ग़िज़ा वगैरह सब बहुत सादा रखती हूँ। जैसा मैं सबको बताती हूँ वैसे, कभी मेथी दाना का पानी, तो कभी क्या, इस तरह अपने आप को डिटॉक्स करती रहती हूँ। गालिब, आपका मी टाइम कैसा होता है? बेटे के साथ बस उनके साथ एंजॉय जो होता है, थोड़ा बहुत टाइम वही मी टाइम होता है। तो वो आपकी एक्सरसाइज भी उसी में हो जाती है? एक्सरसाइज भी हो रहा है, तो उनके साथ भाग दौड़ भी हो जाती है। अगर कहीं पार्क में या कोई उनको कहीं बाहर लेके गए तो उनके पीछे पीछे। हाँ, ये बच्चे वैसे वाकई आजकल बड़े अच्छी ज़बरदस्त एक्सरसाइज करा देते हैं। लेकिन आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, हमें क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बहुत। नंबर 2, देसी घी या देसी मक्खन या बटर जिसको हम कहते हैं, नॉट मार्जरीन, या मैं बनास्पति की बात नहीं कर रहा, घी और मक्खन ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, अपने बच्चों की डाइट में शामिल करें रोज़ाना की बुनियाद। लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पता ना मार्जिन और नॉर्मल बटर। उसमें बटर जो है वो दूध का एक्सट्रैक्ट है, जो मार्जिन है वो वेजिटेबल ऑयल से बन रहा होता है, जो कि एक सिर्फ फोक है माजरत के साथ। वो एनर्जेटिक नहीं है। मैं माजरत के साथ ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा जो मार्जरीन खाता हो और वो सेहतमंद हो। सॉरी,
ठीक है, नहीं सॉरी क्यों, मतलब ये ताकि हमें भी याद रहे ना कि हमने भी क्या खिलाना है। आपको कभी भी मार्जिन खाता हुआ बच्चा सेहतमंद नहीं मिलेगा। उसकी माँ आपको हमेशा उसके कलर के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए शिकायत करेगी, उसकी ग्रोथ के लिए शिकायत करेगी। उसको रात को 80% बच्चों को घुटनों में दर्द, हड्डियों में दर्द होगा फिजिकल एक्टिविटी के बाद। मार्जिन सिर्फ फोक है और कुछ भी नहीं है। बटर दीजिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जैसे जैतून का मार्जरीन मिल जाता है, तो जैतून के तेल से आप कैसे बटर निकाल सकते हैं? बटर तो आप गाय के, इवन के बकरी के, भैंस के दूध से निकाल सकते हैं ना, प्लांट सोर्स से तो आप नहीं कर सकते। हाँ। तो बटर लें, देसी घी अपने खाने में इस्तेमाल करें, और ये दोनों भी नहीं कर सकते बदबू की वजह से, टेस्ट की वजह से। ख़वातीन खासकर एक मुट्ठी में जितने नट्स आएँ, रात को सोने से पहले वो नट्स अच्छी तरह चबा के, मिक्स नट्स को खा के सोएं, ताकि जो डेफिशिएंसीज हैं कुछ हद तक तो हम पूरा कर सकें। नंबर 2, हफ्ते में 1 से 2 मरतबा बकरे का गोश्त लाजमी खाएं। आपकी मसल्स की तक़वियत के लिए, विटामिन B12 के लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त होना चाहिए, चिकन और गाय का गोश्त कम, और बकरी गोश्त चाहे 1 दफ़ा हफ्ते में हो, लेकिन हो ज़रूर। बहुत सारे लोग इस पर शिकायत करते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ 1 बोटी सब्ज़ी के साथ 1 शोरबे का सालन हो, 1 हफ्ते में 1 दफ़ा बने, बट वो आपकी सेहत के लिए दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत सारे डॉक्टर्स के खर्चे बच जाएंगे। सही जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए? मैं अपना मी टाइम बताता हूँ। फजर की नमाज के बाद वॉक, लंबा क़याम, लंबा सजदा और लंबा रुकू। खजूर सुबह में लेता हूँ दूध के साथ, और फजर के बाद वॉक करता हूँ, वॉक के बाद मैं खजूर खाता हूँ। और क़याम लंबा करें, रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें, अल्लाह की रहमत होगी, मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। क्योंकि मेडिटेशन में जो मेडिटेशन है वो इट्सेल्फ बहुत बड़ा इलाज, बहुत बड़ा इलाज है। दिमाग सेट हो जाता है ना, हम भी सेट हो जाते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। यकीन माने, मुझे वैसे मेरे शो के पता नहीं एक सेगमेंट, एक चीज़ का पता होता है, लेकिन आज बिल्कुल मुझे एकदम पता चला जी कि पता नहीं आखिरी मिनट्स में कुछ होने वाला है, और मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। इतना पता था कि आज से 16 बरस पहले कुछ बहुत प्यारा हादसा हुआ था मेरे माँ बाप के साथ, और मैं फिर दुनिया में आ गई थी। लेकिन मेरी टीम ने मेरे बड़ा प्यारा जनाब ये सारा सेटअप रखा है, सो थैंक यू सो मच। सरप्राइज कॉलर है मेरे लिए, मैं फिर बता रही हूँ, मुझे रोना आ जाएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बदिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये समरीन है। हेलो दिया, आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाई। ये समरीन नुमान हमारी बहुत सारी बर्थडे इसी तरह मनाती रहे। हाँ, लेकिन पूरे साल। हाँ, आज इसमें आप भी मेरे मौजूद हो भाई। ये समरीन नुमान मतलब ये बड़े ज़बरदस्त चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स में काम कर चुकी हुई हैं, और प्रोडक्शन में एक बड़ी ज़बरदस्त ऊंची पोस्ट पे काम कर चुकी हुई हैं। आजकल ये इस्लामाबाद में है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। मिसेज़ नुमान मसूद भी हैं, और आप नुमान मसूद को सब जानते हैं। ये वो लोग हैं, समरीन जैसे लोग, जो कि कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं और कोशिश करते हैं जो सामने जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं, चाहे वो उनकी होस्ट हो, चाहे वो उनकी दोस्त हो। जैसी तो मेरी ज़िंदगी में इनकी बड़ी अहमियत है। थैंक यू सो मच। आप देखें, पहली बात तो ये कि आप मेरी दोस्त नहीं है, आप मेरी बहन है। हाँ। तो बहन के बर्थडे पे बड़ी बहन तो फोन करती है ना। थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता चले ये केक और जो है बुके ये आपने भिजवाया। ये अभी आपके लिए सरप्राइज था, बस ये अब आपको मिल गया है। तो आप एंजॉय करें अपनी बर्थडे, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और जितने लोग बैठे हुए उन सबको बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच। मैं अपनी टीम से कहती थी कि मैं बड़ी जज्बाती हूँ, मुझे रुलाना देना। कितनी अच्छी फ्रेंड ने आपको विश किया है, और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ। मेरी अम्मी के बाद मेरी पहली बर्थडे। नहीं, आप ये खुशी का टाइम है, आप इसको सेलिब्रेट करें ना। आपके लिए केक आए। थैंक यू सो मच। तो चले जी आए, हम जल्दी से केक काट लेते हैं क्योंकि शो का टाइम खत्म होने वाला है। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया भाई कि हम लोग न्यूज़ शो के बाद दोबारा से एंटरटेनमेंट का शो आप लोगों के लिए लेकर आए, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमसे इतनी मोहब्बत का इजहार किया अपने व्यूज़ के थ्रू, आप लोगों के मैसेज से हमें पता चल जाता है। अभी एक और सरप्राइज कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बात करवाएं। जी अब्बू मैं बोल रही हूँ, मुझे मैं अपने अब्बू की आवाज़ पहचान। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। मगी हैप्पी बर्थडे बेटा, जीते रहो, खुश रहो। हाँ जी हाँ, बस खुश रहें, सलामत रहें बेटा आप। हाँ हाँ, आपने अपनी इनको को याद कर मुझे भी रुला दिया। थैंक यू चलिए मेरी को एक अच्छी तारीफ कर दे अब्बू, और टीवी की आवाज़ बंद कर दे प्लीज़ अब्बू पीछे से। सोचे लोगों को कह रही थी टीवी की आवाज़ बंद करे, मेरे अब्बू ने टीवी खोला पीछे से। ये बहुत अच्छी बेटी है, बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छी बेटी है। चले थैंक यू सो मच अबू, बहुत शुक्रिया जी। सब आ जाए भाई, आ जाए, मैं चाह रही हूँ एक और मेरी टीम के लोग भी जो आ जाए मैं जो आ जाए प्लीज आ जाए, सरवत आ जाए, सारे आ जाए, जो लोग आ सकते हैं आ जाए। चले जी आ जाए। सब भाई मेरे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग मुझे इतना अच्छा लगता है। टू मी थैंक यू। थैंक यू दीदी। क्रीम मैं खिला रही हूँ मुझे यहाँ पर, हमेशा की तरह बहुत मेरा ख्याल रखने वाली। अच्छा जी, और मैं अभी अनाउंस कर दूँ आप लोगों के लिए भी, आप लोग यकीनन तड़प रहे होंगे कि मुझे गिफ्ट कैसे पहुँचाना है, तो ठीक है आप हमारे चैनल के पहुँचा सकते हैं। आप तमाम तो लोग अपने जो लिफाफे हैं वो नूर ये नूर है, इधर आए नूर, प्लीज अपनी शक्ल दिखा दें। इन नूर को अपने लिफाफे जमा करा सकते हैं। एनवेलप्स जो है उनके पास अभी तक नहीं आगे में इजी पैसा भी मशीन है ना, कि कोई अगर कार्ड लेकर आया हो, इजी पैसा है ना बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जी, इजी पैसा सब कुछ ठीक है जी। तो बस आप लोग बड़े आराम से इस ऐप के थ्रू मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आप करें, जो भी है आप करें। मुझे बहुत एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरी टीम का। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली एंड ग्रेट सरप्राइज़। अल्लाह पाक आप तमाम से लोगों को शाद आबाद और बच्चों के गम से महफूज रखे। और अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, गो गिव देम अ हग। स्पेशली आपकी अगर मदर्स हैं तो उनको मेरी तरफ से भी हक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।